हम्म। वो पीडीएफ खोल देना नोट्स वाली, हर्ष। एक एपिक पेन भी लेके आओ। एपिक पेन नहीं दिख रहा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। एपिक पेन का वो करो, एंड टास्क करके वो करना है। सेलेक्ट कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। बस। सेक्शन 32 36 हमने स्टार्ट कर रखा था लास्ट क्लास के अंदर, और इसमें 43B का मैं लिंकेज आपको मैंने बताया भी था। बोनस और कमीशन, अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन देते हैं तो जब तक ये बोनस और कमीशन एम्प्लॉय को एक्चुअल में पे नहीं करोगे तब तक एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अंदर हमने देखा कि सर 43B बीच में आ रही है, जो कह रही है या तो आप प्रीवियस ईयर में पे कर दीजिए, या जो असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है जो सेक्शन 39(1) सब सेक्शन 1 में लिखी गई है, इससे पहले पहले पे कर दीजिए, तो एक्सपेंडिचर आपको करंट ईयर में अलाउ हो जाएगा। फिर यदि आप इसके बाद पे करते हैं तो जिस साल आपने पे किया है उसी साल अलाउ होगा, उस साल अलाउ नहीं करेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अगला सेक्शन आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। याद करो मैंने एक डायग्राम आपको बना के दिया था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। मैंने बताया था जो इंटरेस्ट है आपका, जो इंटरेस्ट है आपका सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 का, जब एक्सप्लेनेशन नंबर 8 करवा रहा था मैं, तो मैंने बताया था पुट टू यूज से पहले वाला जो इंटरेस्ट होगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, सॉरी। और इसके बाद वाला जो होगा वो आपको अंडर सेक्शन 36 में एज ए एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। तो ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं, ये वाला आप पढ़ रहे हैं बेटा। देखो कैसे लिखा है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड in respect of capital borrowed for the purpose of business or profession in computation of income under the head PGVP. Capital may be borrowed for several purposes like for acquiring of capital assets, to or pay of any trading debt,
or loss. The scope of expression for the purpose of business is very wide. The capital may be borrowed in the course of existing business as well as the acquiring the assets for the extension of existing business. As per the provision of section 36, the deduction in respect of the any amount of interest paid in respect of capital borrowed for acquisition of new assets, whether capitalized in the books of accounts or not, for the period beginning from the date of the capital was borrowed for the acquisition of assets till the date of the asset was first put to use shall not be allowed. क्यों अलाउ नहीं है बच्चों ये? क्योंकि ये कहाँ चली जाती है, एक्चुअल कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगी. ये एक्सप्लेनेशन नंबर 8 थी सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 की. क्लैरिफाइड दैट द इंटरेस्ट रिलेटेबल द पीरियड आफ्टर द एसेट्स फर्स्ट पुट टू यूज कैन नॉट बी कैपिटलाइज. द इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पीरियड फ्रॉम द बोरोइंग ऑफ द डेट ऑफ विच द एसेट्स वाज फर्स्ट पुट टू यूज शुड बी देयरफॉर कैपिटलाइज्ड. तो ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कहाँ पर, जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 8 करवाया था सेक्शन 43 का. In the case of genuine business borrowing, the department cannot be disallowed any part of interest of the ground that the rate of interest is unreasonably high, except the case of filing of section 40A. 40A क्या आगे देखेंगे हम, पर फिलहाल यहाँ पर हमने क्या देखा कि जितना भी आपका एसेट्स पुट टू यूज है, उस एसेट्स पुट टू यूज से पहले का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 में कैपिटलाइज हो जाएगा. इसके बाद के इंटरेस्ट की कहानी हमारी बुक में इतना ही लिखा हुआ बस. इसके बाद में क्या होगा वो मैं समझाता हूं आपको. देखिए एक मिनट देखो, मैं नोट्स में हाँ जी अरे बातें बंद करो भाई पीछे वालों. देखिए अगर आपने कोई लोन लिया है, लोन या तो आप किसके लिए लोगे, कैपिटल एसेट्स परचेज करने के लिए, या फिर लोन क्या होगा आपका वर्किंग कैपिटल के लिए होगा. या लोन होगा आपका पर्सनल. अगर पर्सनल लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया है तो ये नॉट अलाउड है बेटा, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है ये, तो ये एक्सपेंडिचर आपका नॉट अलाउड रहेगा. बट यदि आपने कैपिटल एसेट्स के लिए लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट के 2 टुकड़े करोगे आप. अप टू नहीं बनाना नहीं बेटा, सब बनाए हुए नोट्स के अंदर. पुट टू यूज का जो इंटरेस्ट होगा वो कहां जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. ये बात हमने एक्सप्लेनेशन नंबर 8 अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 में देखी थी. और यदि आफ्टर पुट यूज का जो होगा, ये वाला और इसका इंटरेस्ट, ये दोनों इंटरेस्ट बेटा अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लोज थर्ड में अलाउ होंगे. बस इस पर भी 43 भी अप्लाई होता है. कितनी बातें करते हो यार तुम लोग. एक तो हर क्लास के बाद ब्रेक चाहिए तुम लोगों को, हर क्लास के बाद चाहिए बेटा. मेरी क्लास से पहले क्यों चाय पीने जाते हो आप? पहले भी बेटा जब मैं मेरी 5 से 7 क्लास हुआ करती थी तब भी आप चाय पीने जाते थे. मतलब हर बात का आपके पास आंसर मिलेगा आपको. तो आप चाय पीजिए, खाना खाइए, कुछ भी कीजिए, आराम से घूमिए,
मुझे कोई तकलीफ नहीं है बेटा, आप चाहे 4 बजे क्लास में आओ, चाहे 4:30 आओ, चाहे मत आओ, पर आप सब क्लास में आ रहे हो तो चुपचाप बैठ के क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अब आने के बाद में डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को। मैं ये नहीं कह रहा कि मत जाओ, भाई जाओ, चाय पीने क्यों, आप खाना खाने जाओ, चाय तो बना थोड़ी है आपको, आपका जीवन है, कैसे मर्जी यूज़ करो इसको। पर जो बच्चे पढ़ने बैठे हैं, जो बेचारे वेट करते हैं सर आएंगे, तो उनको तो डिस्टर्ब मत करो यार, ठीक है। तो ये कहानी हम समझने वाले हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया था एक्सप्लेनेशन नंबर 8 सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 का, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लोज 3, ये अलाउड होगा एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, पर इस पर क्या लगेगा, आपका 43B लग जाएगा। अब मैं आपको इंटरेस्ट का डायग्राम फिर से बना के दिखाता हूँ। जो इंटरेस्ट है बच्चों, या तो वो आपने बिजनेस के लिए पे किया होगा, या फिर आपने पर्सनल के लिए पे किया होगा। जो लोन लिया आपने वो तो या तो बिजनेस होगा या पर्सनल होगा। साफ पता चल रहा है सर पर्सनल वाला तो नोट अलाउड है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। बट जो बिजनेस वाला बेटा, उसमें अब 2 बातें चेक कर लोगे आप, या तो लोन आपने इंडिया से लिया है एसेट्स परचेज करने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए, या लोन आपने आउटसाइड इंडिया लिया है। अगर आपने आउटसाइड इंडिया लिया है तो आपने इंटरेस्ट कहाँ पे किया होगा, इंटरेस्ट जो पेड किया आपने वो इंडिया के बाहर। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इस पर अंडर सेक्शन 40A अप्लाई होगा बच्चों, A1, ठीक है। बट अगर आपने लोन इंडिया से लिया है तो उस केस में क्या है बेटा, 2 बातें होंगी यहां पर, या तो आपने बैंक से लोन लिया है या एनबीएफसी क्या होता है बेटा, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है। तो इस केस में क्या होगा, 43B अप्लाई रहेगा। मतलब जब तक आप इंटरेस्ट एक्चुअल में पे नहीं कर दोगे बैंक को, तब तक एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं करेगा। बट अगर आपने किसी अदर पर्सन से लोन लिया है, जैसे मान लो आपको अपना बिजनेस करना है और आपने मुझसे लोन ले लिया, मैं कोई बैंक थोड़ी हूँ, ना ही मैं एनबीएफसी हूँ, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ, मतलब आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है बेटा किसी से, तो उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बेटा, ये भी अलाउ होगा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं बात, ठीक है। बट यहाँ पर 43B आपका नहीं आएगा, इस पर 43B नहीं आता, पर इस पर 43B आता है। मतलब जब तक आप उसे पे नहीं कर दोगे, पे कब तक करना है, रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले पहले। याद है बच्चों आपको, हमने कल भी किया था इसके बारे में। तो ये आपका इंटरेस्ट की पूरी कहानी है। ये अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 और क्लोज 3, एक तो ये सेक्शन इस पे लग रहा है, प्लस अंडर सेक्शन 40A1 इस पे लग रहा है, और प्लस अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन नंबर कौन सा आ रहा है, इस पे 8 आ रहा है। ये सारा इसका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, गुच्छा बना हुआ है, आपको ये पूरा एक साथ देखना पड़ेगा। बात समझ में आई? फिर से देखिए क्या हुआ कि या तो बिजनेस के लिए लोन लिया आपने, या फिर किसके लिए लिया, पर्सनल। पर्सन तो अलाउ नहीं होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। इस पर अंडर सेक्शन 37 लग रहा है बेटा, ठीक है। तो ये तो अलाउ नहीं होगा आपको, सेक्शन 37 में बोलते हैं कि अलाउ नहीं होता। फिर बात करें, ये तो आपने इंडिया से लोन लिया है या इंडिया के बाहर से लोन लिया है। अगर आपने इंडिया से लोन लिया है तो आपने या तो बैंक वगैरह से लोन लिया है तो 43B लगेगा, अदर से लोन लिया है बच्चों तो 43B नहीं लगेगा। इंडिया से बाहर से आपने लोन लिया है, इसका मतलब आपने इंटरेस्ट कहाँ पे किया होगा, इंडिया के बाहर पे किया होगा, तो उस पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। बात समझ में आई? नोट्स में निकालो बेटा इसको, मैंने कैसे लिखा देखो। बुक से तो मैंने पढ़ा दिया आपको, बुक में तो बिल्कुल 2 बातें लिखी हुई हैं, इधर देखिए। हाँ जी बेटा, हाँ अदर पर्सन केस में अलाउ कर दोगे आप, पेबल बेस पे भी अलाउ हो जाएगा, ये बोलो ना सीधा ही। अदर पर्सन के केस में पेबल बेस पे अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। देखिए नोट्स में देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन आपने कहाँ लिया, बिजनेस पर्पज के लिए और किसके, आपका पर्सनल, तो पर्सनल तो नॉट अलाउड है, लिख लो अंडर सेक्शन 37 में लिखा हुआ है। लोन टेकन आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट पेड किया आउटसाइड इंडिया आपने,
और टीडीएस आपने काटा नहीं है, तो 100% डिडक्शन क्या होगा आपका, अलाउ नहीं होगा। इस पे सेक्शन लगेगा अंडर सेक्शन 40 क्लोज ए सब क्लोज 1। अगर आपने टीडीएस काट लिया तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपको अलाउ हो जाएगा पूरा का पूरा। बट यदि इंटरेस्ट आपने किसी बैंक से, एनबीएफसी से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई का मतलब होता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पीएफआई का फुल फॉर्म लिख लेना आप, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर यहां से लोन लिया आपने तो इस पर 43B अप्लाई होगी बच्चों। अदर पर्सन से लोन लिया है, मतलब अपने दोस्त से लिया, किसी दोस्त से, रिलेटिव से, कोई फ्रेंड से लोन लिया आपने या रिलेटिव से लोन लिया है जिसको आप अनसिक्योर्ड लोन बोलते हो, तो उस पर 43B अप्लाई नहीं होगा। दैट इज इंटरेस्ट अलाउड ऑन पेबल बेसिस। पेबल ऑब्लिक पेड बेसिस, पेबल और पेड दोनों बेसिस पे अलाउ हो जाएगा। हाँ जी बेटा, कौन देगा अदर पर्सन लोन आपको, कौन देगा बताओ, ले लो, गवर्नमेंट तो कह रही है, बढ़िया बात है, लो ना अदर पर्सन से। हाँ, बिजनेस के लिए लोन लिया भाई, मैं बिजनेस करने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक को मुझे उसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा। और ये पैसा मैंने क्यों लिया है, बिजनेस करने के लिए लिया है। तो जिस बिजनेस से मैं इनकम कमा रहा हूँ, तो उस बिजनेस को इनकम मैं कैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोन लिया, तो वो एक्सपेंडिचर भी तो अलाउ करूंगा मैं। बोलिए बच्चों। किसमें बेटा, डिवेंचर अलग चीज होती है बच्चों, डिवेंचर अलग चीज है, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग से, वो बैंक से नहीं आ रही है आपकी। डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होगा वो भी पेड बेसिस पे अलाउ हो जाएगा आपको। बैंक को जो इंटरेस्ट पे करोगे आप, वो पेड बेसिस पे अलाउ होगा। बस सेक्शन 43B में सिर्फ बैंक को शामिल किया गया बच्चों, डिवेंचर वगैरह को शामिल नहीं किया गया। अदर पर्सन केस में अलाउ हो जाएगा। और बताइए, एक यहाँ पर साइड में नोट लिखा है मैंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप एक बार बार आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एसएससी इंडिविजुअल है, क्वेश्चन के अंदर लिखा जाएगा मिस्टर ए, उसका पेनल अकाउंट दे रखा है, उसमें पेनल अकाउंट में डेबिट कर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये डिसअलाउड है बच्चों, क्योंकि आप प्रॉफिट ले सकते हो, इंटरेस्ट नहीं ले सकते। समझा रहा आपको, आप बिजनेस से प्रॉफिट लोगे, आप आपने जो पूंजी इन्वेस्ट की उससे क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा आपको। आपने पैसा लगाया तो आप पैसा कमाओ ना उससे। आप ये कहोगे कि मैंने पैसा लगाया, मैं अपना ब्याज भी लूंगा, अरे ब्याज क्यों लेगा भाई, तो लोन थोड़ी दे रहा है बैंक को, तो अलाउ नहीं होगा। पर यदि पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है तो वहां पर ये अलाउ हो जाएगा, पर 40B अप्लाई रहेगी। ये 40B के आगे जाके देखेंगे बेटा अपन, ठीक है। कैपिटलाइज हो जाता है बेटा, वो भी आता है, वो कैपिटलाइज होगा किसके अंदर, एक्चुअल कॉस्ट के अंदर। और कोई डाउट किसी का, ऑनलाइन में डाउट लेते हैं। नहीं बेटा, आउटसाइड इंडिया केस में 43B अप्लाई नहीं होता, सिर्फ इंडिया के केस में अप्लाई होगा। आउटसाइड इंडिया केस में 43B अप्लाई होगा ही नहीं आपका। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन है बच्चों जिसको हमें करना है अभी। क्या हुआ, फिर से बोलो बेटा। पूरा तो बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो आप। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 पूछ रहे हो आप। अगर आपने कोई एसेट्स परचेज किया है, यह है आपकी डेट ऑफ परचेज, और आपने उसको 6 महीने बाद पुट टू यूज किया, यह है डेट ऑफ पुट टू यूज। तो इसके बीच का जो पीरियड है बच्चों, इसका जो इंटरेस्ट आपने पे किया है बैंक को,
ये क्या होगा आपका, कैपिटलाइज होगा। इसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 36(1) क्लोज थर्ड में आएगा, और इस पर क्या लगता है, 43 भी लगता है। और परंतु अगर ये आपने इंडिया के बाहर पे किया है तो फिर 40A आ जाएगा इसके अंदर, और यदि आपने ये किसको पे किया है, अदर देन बैंक को पे किया है, तो 43 भी नहीं आएगा। इतना सेक्शन है बस, ठीक है सर। अगर मैं इसको नोट्स में, बुक में देखूं, तो बुक में तो 2 लाइनों में लिखा हुआ बात, आपने इतना सारा ये झूमदार क्या घुसा दिया, क्योंकि बेटा अगर हम इसको अलग अलग देखेंगे तो ये अलग अलग जगह इसके प्रोविजन लिखे हुए हैं। मैंने सभी प्रोविजन को एक साथ बताया है, और एग्जाम में कभी भी अलग अलग नहीं पूछेगा आपसे। आपसे बोलेगा एग्जाम के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया है, लोन आपने टेकन किया था किसके लिए, बैंक से टेकन किया है, बैंक लोन आपने फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, और कैपिटल एसेट्स को आपने पुट इस दिन किया है, और जो लोन है उस पर आपने क्या नहीं किया बच्चों, आपने उसको एक्चुअल में पे नहीं किया, वो पेबल बेस पर है। अब बताओ क्या होगा, बैंक से लोन लिया है, तो ये एक साथ आता है बच्चों, एग्जाम के अंदर ही पूरा एक साथ पैराग्राफ आएगा। तो आपको सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 का भी पता होना चाहिए, आपको सेक्शन 43B का पता होना चाहिए, सेक्शन 36(3) का भी पता होना चाहिए। जब एक साथ इसको देखोगे तभी क्या होगा, क्वेश्चन कर पाओगे आप। अलग अलग पढ़ोगे तो अलग अलग कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे आप, इसलिए मैं चीज़ों को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। और इसी बात पर एक क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा, पहले इसका आंसर करके दिखाओ मुझे। एज्यूम करो आपने ड्यू डेट ऑफ ROI कितने आपके 31 अक्टूबर 2022 करो बेटा, इसको 21 थोड़ी है, 22 होगा, 22 कर लो इसको। नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है, बोनस टू एम्प्लॉय। आपने अपने एम्प्लॉय को बोनस दिया है, कब दिया है बच्चों, 15/7/2021 को, और ये आपने एक्चुअल पेमेंट कब कर दिया, 15/7/2021 को। बताओ एक्सपेंस कब अलाउ हो जाएगा, 21-22 में अलाउ हो जाएगा। 50,000 का पेमेंट किया आपने सैलरी का एम्प्लॉय को, 15/7/2021, पेमेंट कब किया, 15/12/2022, बेटा 21-22 में अलाउ होगा, क्योंकि बच्चों 43B किस पे नहीं आती, सैलरी पे नहीं आती, सैलरी पे नहीं आएगा, सिर्फ बोनस और कमीशन पे आता है क्या, 43B। बोलिए बच्चों, बेटा वो बोनस टू एम्प्लॉय है। लगता है ना, तो पहले की बात कर रहे हो आप, लिख लेते हैं भाई, लिख लेते हैं। ये लो, ये प्रीवियस ईयर है मेरा 21-22 का, पहले पहले पहला कराता हूँ। आपने कब पे किया है, करंट ईयर में पे किया आपने कब, 15 जुलाई 2021 को। कब तक आपको रिटर्न फाइल करना है, ऊपर बता रखा है रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट क्या अब आपकी, ये लो भाई, ये 31 अक्टूबर 2022। इस दिन से लेकर इस दिन के बीच में अगर आपने पे कर दिया तो इस साल अलाउ हो जाएगा। तो बताओ आपने पे कब किया है, 15/7/2000, तो इस पीरियड में पे कर दिया आपने, तो अलाउ कब हो जाएगा, इस पीरियड में अलाउ हो जाएगा। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है बेटा, 43B तो आते नहीं इसके ऊपर, तो इस डेट को तो देखना नहीं है अब आपको, तो खर्चा किस साल का था, तो ये किस बेस पे अलाउ हो गया, ड्यू बेसिस पे अलाउ। हाँ जी बेटा, कोई डाउट और, हाँ भाई आ गया सबको समझ में, हमें ऑनलाइन वालों बात समझ में आपको कैसे किया मैंने ये, बढ़े आगे। 60,000 का पेमेंट है इंटरेस्ट टू SBI बैंक किया आपने, तो ये कब आपने पे किया, ड्यू डेट के बाद पे किया है, तो कब अलाउ होगा, जिस साल आपने पे किया, कब पे किया आपने, इस पर 43B अप्लाई रहेगी बेटा। क्योंकि इसमें मिस्टर राम बेटा बैंक नहीं है, तो ये डेट अब देखनी भी नहीं आपको। खर्चा कौन सी ईयर का है, करंट ईयर का, तो 21-22। समझ में आया सबको, आंसर कर लिया सबने, हाँ जी। रिटर्न ऑफ इनकम बेटा, चलो एक बार सामने देखो सब बच्चे, हाँ जी।
एक बार फिर बोलना बेटा जोर जोर से। हाँ 4 वाली, ठीक है। रीएक्विजिशन किया आपने। नहीं नहीं, जब आपने फर्स्ट टाइम ट्रांसफर किया था ना, उस समय जो एसेट्स का डब्ल्यूडीवी था वो लेना है आपको। जब पहली बार ट्रांसफर किया, उसके बाद में घूमती घूमती 3 साल के बाद आपके पास आ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब पहली बार ट्रांसफर किया वो डब्ल्यूडीवी और रीएक्विजिशन प्राइस विच इज लोअर देखना है, ठीक है। मैं आपको बार बार 43 भी बोल रहा हूं। एक काम करते हैं, पहले 43 भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, ताकि क्योंकि अभी बहुत जगह टांग अड़ाएगी बेटा बीच में, ये हर खर्चे में बीच में घुसेगी ये, तो पहले ये कहाँ कहाँ घुसेगी वो देख लेते हैं अपन। पर मैं सारा नहीं पढ़ाऊंगा 43 भी, क्योंकि इन सबको मैं अलग अलग जगह प्लेस करता चला जाऊंगा। ये वो ऐसा सेक्शन है बच्चों 43 भी जिसके मैं टुकड़े कर दूंगा, और इसको मैं यहां से नहीं पढ़ाऊंगा, हर टुकड़े को अलग अलग जगह पढ़ाऊंगा। तो पहले एक जगह कैसे लिखा वो देख लेते हैं अपन। पेज नंबर क्या है सर इसका? पेज नंबर बेटा ये रहा 265। वैसे जरूरत भी नहीं पेज नंबर खोलने की, आपके सामने लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ो। हाँ बेटा बोल। नहीं देखो, सबसे बड़ी आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये जो सेक्शंस नंबर आप लिखते रहते हो यहाँ पर, देखो बेटा मेरे को आदत पड़ गई है लिखने की, क्योंकि मैं इनकम टैक्स का टीचर हूँ बेटा, और मैं सेक्शन नहीं लिखूंगा तो फिर अजीब सा लगेगा मुझे खुद को। आपको जो सेक्शन कहूंगा वो रट्टा मारना है, और यकीन मानो बच्चों वो रट्टा मैं खुद ही मरवा के दूंगा आपको, खुद ही मरवा दूंगा रट्टा में। जैसे 35 AD जो था आपका, वो आपको याद रखना है, और मैंने इतना पढ़ा उसको, अपन ने 2 घंटे पढ़ा बेटा 35 AD। अभी तो याद हो जाना चाहिए कि 14 बिजनेस है भाई, स्पेशल बिजनेस है 35 AD। और यहाँ नहीं, अभी और आएगा आगे, ये 35 AD भी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे के चैप्टर्स में आपको फिर लिंकेज कराऊंगा 35 AD का। इस पूरी कहानी के अंदर सेक्शन 32 पता होना चाहिए आपको, डेफिनेशन का होता है। सेक्शन 35 AD पता होना चाहिए वो किसका है, स्पेसिफाइड बिजनेसेस का। बस 2 ही सेक्शन पता होने चाहिए आपको। बाकी जितने भी सेक्शन चल रहे हैं हमारे, उसको आप अगर सेक्शन के नंबर आपको याद होते हैं तो बहुत बढ़िया है बच्चों। देखिए एग्जामिनर मेरी तरह ही कोई क्या होगा, एक इंसान होगा जो कॉपी चेक करेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये पहले मैं भी खूब कॉपी चेक करता था, किसी ने शिकायत कर दी कि साहब ये पढ़ाता भी है, हटा दिया, कोई बात नहीं। तो जब एक एग्जामिनर बच्चे की कॉपी चेक करेगा, और यकीन रखना बेटा मैं एक एज एग्जामिनर आपको बताता हूँ कॉपी कैसे चेक होती है। जितना ज्यादा इजी करोगे एग्जामिनर को, जितना जल्दी आपकी कॉपी चेक होगी, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। जहां मैं रुक गया, जहां मुझे रुक के पढ़ना पड़ रहा है, आप ये मत सोचिए कि आपके जो वर्ड लिखे हैं वो पढ़ेगा नहीं, वो एक एक लाइन पढ़ेगा आपकी। एडमिट कीजिए, नहीं आता पूरा एडमिट कीजिए, नहीं आ रहा भाई छोड़ दो क्वेश्चन को। आप सोच रहे हो फट्टे मार दो 1 नंबर तो दे देगा, अरे क्यों बुआ जी का खेत है क्या जो 1 नंबर दे देगा? कुछ नहीं देने वाला वो। क्योंकि हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलती है, हमारे दिमाग में पहले क्या होता है, बच्चे को फेल करना है, ये होता है बच्चों। तभी तो रिजल्ट क्या रहता है, 10-12% रहता है। 100 में से सिर्फ 10 बच्चों को पास करना है मुझे, तो कैसे पास करूं मैं? सबको खुले नंबर दूंगा तो सारे पास हो जाएंगे। तो हमारे दिमाग में क्या है कि नंबर गलत करेगा तो काटेंगे हम। तो आप याद रखना, कभी भी गलत सेक्शन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये मत सोचिए सो क्या पता पीटर डकर लिखो चाहे पीटर इंग्लैंड लिखो, उसे थोड़ी पता है। समझ रहे आपको? ये बेटा ये 11th क्लास या फिर आपका बीकॉम नहीं है जहां पर कुछ भी लिखोगे गिट नाप के नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक लाइन आपकी पढ़ी जाएगी। अगर आपने सेक्शन का नंबर भी गलत कोट कर दिया तो भी नंबर कट जाएंगे आपके। नहीं आता मत लिखो, एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन लिख दो भाई, क्या दिक्कत है? क्योंकि आपके सिलेबस में आपको सेक्शंस नंबर लर्न नहीं करने। फिर भी अगर आप सेक्शन अगर आपको अच्छी तरह आता है, जैसे अभी हम टीडीएस के सारे सेक्शन याद कराऊंगा क्लास के अंदर, सारे डिडक्शन के सारे सेक्शन, एक भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा डिडक्शंस का जो आपको याद नहीं होगा। बिल्कुल क्लास में मेरे से ज्यादा स्पीड से आप लिखोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि मैं उसको लिंक करवाऊंगा, किसी ना किसी चीज से लिंक करेंगे अपन। जैसे वो राखी आईसीयू किया था ना अपनों ने, वैसे हर चीज को लिंक कर देंगे अपन, तो याद रह जाएगा, परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर दूंगा आपके, वो मेरा काम है। तो जो सेक्शंस के नंबर मैं याद करने के लिए बोलूंगा सिर्फ वही याद करने हैं आपको, बाकी सेक्शंस के नंबर याद नहीं करने। ठीक है बच्चों? आओ देखते हैं 43B क्या बोलती है। सर्टेन डिडक्शंस टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, कि कुछ ऐसी डिडक्शंस है जो सिर्फ अलाउ कब की जाएगी, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगी। सेक्शन 43B, द फॉलोइंग सम आर अलाउड एज ए डिडक्शन only on the basis of actual payment within the time limit specified in section 43B। ये तो फॉलोइंग सम है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 ऐसे एक्सपेंडिचर है जब तक आप पे नहीं कर दोगे तब तक अलाउ नहीं होगा। ठीक है बच्चों? इसमें से मैंने सबसे पहले ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, ये पढ़ा दिया, पढ़ो।
आप भूल जाओ बाकी चीजों को। क्या लिखा ऊपर कि सर फॉलोइंग सम आर अलाउड एज ए डिडक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें ये भूल जाओ और ये पढ़ो क्या है, बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर पेबल टू द एम्प्लॉय। सैलरी यहां पर नहीं है, इसलिए हमने सेक्शन के साथ लिंक किया इसको। इसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया, पढ़िए, एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बोरोइंग फॉर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पीएफआई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसएफसी और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस। पॉइंट नंबर 2, interest on the loan or borrowing for deposit taking for non-banking financial company or non-deposit taking the non-banking financial company in accordance with the terms and condition agreement the governed by the loan and borrowing। मतलब अगर आपने एनबीएफसी को भी इंटरेस्ट पे किया है तो भी क्या करना पड़ेगा आपको, एक्चुअल पेमेंट पर लागू करेंगे हम। और इसके बाद में जो एक और पॉइंट है बच्चों, जो पॉइंट नंबर एफ है, सर ये क्या लिखा हो बात करेंगे ना बेटा, इस पर भी आएंगे अपन हम, क्योंकि मैं आपको 43B नहीं करवा रहा, मैं आपको 43B की लिंकेज करवा रहा हूं कि यहां 43B है। क्या लिखा, इंटरेस्ट किस पर, शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक या शेड्यूल्ड बैंक है उनको भी जब तक आप पे नहीं कर दोगे तब तक खर्चा लाओ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। देखो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यह थी एसएससी क्या करता था, लोन ले लेता था बैंक से अपने बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। अब लोन ले लिया आपने बैंक से, अब बैंक क्या चार्ज करेगा, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब आपकी हैसियत नहीं है कि उस लोन का इंटरेस्ट चुका पाओ, आप नहीं चुका पा रहे क्योंकि बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा, या फिर आपकी मंशा नहीं है बैंक पर इंटरेस्ट चुकाने का, और फिर यहां पर तो बैंक को इंटरेस्ट आपने दिया ही नहीं। तो अब अगर हम बात करें बैंकिंग कंपनी के केस में, जब तक उसे वो मिलेगा नहीं तब तक वो टैक्स नहीं पे करते थे, जब तक उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी ऑडिट में पढ़ोगे आप बैंकिंग कंपनी का कैसे ऑडिट किया जाता है, तो जब तक उसे मिलेगा नहीं तब तक वो क्या नहीं करते थे, उसे टैक्स नहीं पे करते थे। अरे मैंने बैंक को इंटरेस्ट दूंगा तभी तो बैंक उस पर टैक्स पे करेगा, उसको मिला नहीं तो वो क्या करता था बेटा, वो अलग अलग तरीके से आप पढ़ोगे कैसे आपका रूल्स चलेंगे इसके अंदर। और इधर एसएससी क्या कर रहा था, पे हुआ नहीं है, आउटस्टैंडिंग तो पड़ा है, एक्सपेंडिचर बुक कर रहा है, इधर से वो क्या नहीं पे कर रहा, अपनी इनकम को नीचे किया जा रहा है, उधर वो इनकम दिखा नहीं रहा, तो गवर्नमेंट की तरफ दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 43B में क्या लिखा कि साहब सबसे पहली बात तो है, जब तक आप किसको पे नहीं करोगे, बैंक को पे नहीं करोगे, तब तक तुम्हें खर्चा लाओ हम नहीं करने वाला है। तो बात समझ में आई। इसके अलावा इसमें और भी पॉइंट है बच्चों, एफ तो हो गया, जी भी है, एच भी, इसको देखेंगे हम। फिर आगे क्या लिखा, फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इन विच द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द अबव सम हैव टू बी पेड बाय द एसएससी। कब तक पे करना है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), कि जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उससे पहले पहले क्या कर देना, आप पे कर देना, तब ये खर्चा आपको अलाउ होगा। वो दो बात समझ में आई। तो 43B बीच बीच में आएगी बच्चों, तो जहां जहां वो टांग अड़ाएगी हम देखेंगे अभी तक क्या बोलना चाह रहा है वो। तो सबसे पहले उसने कहां पर अपनी, पहला कौन सा था, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल हो गया हमारा, इससे पहले मैंने बोनस एंड कमीशन बताया था आपको। अब आइए अगला, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, ये शायद नोट्स में नहीं है, एक मिनट को, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं लिखता, मैं लिखता तो सब चीजें हूं, नहीं है बेटा ये, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं है बेटा नहीं है, हाँ नहीं है इसमें। आप इसमें एक अलग से छोटा सा पेज लगा देंगे बेटा, साइड में चिट्ठी लगाओ, चिट्ठी एक छोटी सी चिट्ठी, मतलब एक थोड़ा सा, या फिर साइड में जगह पड़ी ना इधर वाली, इसको भी यूज कर सकते हो आप, हाँ आ जाएगा। एग्जाम्पल वगैरह कराऊंगा तो वो शायद हो सकता है वो उसमें ना आए। इधर देखो, पहले आपको मॉड्यूल से पढ़ाता हूं। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए किसी भी पर्सन को बिजनेस अगर करना है तो उसके पास बहुत सारे सोर्स है फंडिंग के। जैसे मान लो आपको अपना बिजनेस करना है तो हो सकता है आपके पास अपने खुद के पैसे हों, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, बिजनेस करना स्टार्ट कर दो आप। अगर आपके पास अपने खुद के पैसे नहीं है तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से लोन लोगे, बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे। आपके पास बैंक के पास भी नहीं गए तो आप क्या करोगे बेटा, आप डिवेंचर इशू कर दोगे,
आप इक्विटी शेयर इशू कर दोगे, पैसा लोगे लोगों से और अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि आप क्या इशू कर दोगे, जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर दोगे। सर जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? जीरो कूपन एक तरह का बॉन्ड ही है बच्चों, बस इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मैच्योरिटी के डेट पर मिलता है। जैसे एक बॉन्ड है बच्चों जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज की, मतलब बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 रुपीज की है, मैं ये आपको इशू करता हूं, मैं कहता हूं साहब ये बॉन्ड लीजिए, इस 100 रुपए का ये बॉन्ड है और मैं आपको ये 80 रुपए में इशू कर रहा हूं, एक साल के बाद में वापस लेके आना बॉन्ड और मुझसे 100 रुपए ले जाना। मुझे बताओ बच्चों, देखा जाए तो ये 20 रुपए आपको क्या किया, आपने इंटरेस्ट की इनकम ही कमाई है, बट ये इंटरेस्ट ना बोल के इसको क्या बोल देते हैं, डिस्काउंट बोल देते हैं, क्योंकि मैंने कैसे इशू किया, इसको डिस्काउंट पे इशू किया है। तो ये जो डिस्काउंट है बच्चों, ये डिस्काउंट भी तो मेरा एक्सपेंडिचर है। तो हमारा सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने कोई जीरो कूपन बॉन्ड का अगर कोई डिस्काउंट पर इशू किया आपने, तो ये आपका एक्सपेंस है, नो डाउट हम इसको अलाउ कर देंगे, पर जितने पीरियड के लिए आपने उस बॉन्ड को इशू किया है उसी पीरियड में उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे हम, वो भी मंथली प्रोपोर्शनेट। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने 1 जुलाई 2021 को एक जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया, एक नहीं 10,000 जीरो कूपन बॉन्ड इशू किए, और इनका जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज, और मैंने इसको 80 रुपीज में इशू किया, तो बताओ बेटा मेरा डिस्काउंट कितना आ गया, 20 मल्टीप्लाई 10,000 कितना हो गया, 2 लाख। और ये एक साल के लिए इशू किया गया है, तो इसका मतलब इसकी रिडम्पशन डेट कब आ रही है, 1 जुलाई 2022 को आ रही है, पर बीच में मेरा पीरियड खत्म हो रहा है बच्चों 31 मार्च 2022 को, तो यहां से लेकर यहां तक का जो पीरियड दिख रहा है आपको, ये अलाउ कब होगा आपको 21 22 में, और इसके बाद का पीरियड कहां जाएगा 22 23 के अंदर। बस ये है सेक्शन, समझ में आई बेटा आपको? अगर एक कंपनी ने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया है तो जीरो कूपन बॉन्ड का जो इंटरेस्ट जिसको हम डिस्काउंट कह रहे हैं, ये प्रो राटा बेसिस पर क्या होगा, उसे अलाउ हो जाएगा। देखो सेक्शन 36 प्रोवाइडेड डिडक्शन फॉर डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड ऑन प्रो राटा बेसिस हैविंग रिगार्ड टू द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द बॉन्ड टू कैलकुलेट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। डिस्काउंट का मतलब बता रहा है क्या होता है बेटा, डिफरेंस किसके बीच में, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, public sector company, scheduled bank, issue on the bond and the amount payable by the such company or fund or date of maturity redemption of the bond। तो इसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा बच्चों। और पीरियड ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, द पीरियड ऑफ कमिंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द बॉन्ड एंड एंडिंग कब होगा, ये डेट ऑफ मैच्योरिटी या फिर रिडम्पशन पे। बोलिए, तो लिखो बेटा आप साइड में जो देखें वहां पर लिखो शॉर्टकट के अंदर। डिस्काउंट एंड जीरो कूपन बॉन्ड, जो डिस्काउंट वो कैसे निकलता है, इश्यू प्राइस माइनस क्या करोगे, फेस वैल्यू या रिडम्पशन प्राइस, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, ये आ गया आपका डिस्काउंट। और एक्सपेंस अलाउड कैसे होगा, कैसे अलाउ होगा बेटा, प्रोराटा बेसिस ऑन लाइफ ऑफ बॉन्ड। जो भी बॉन्ड की लाइफ है उस बॉन्ड की लाइफ के प्रोराटा बेसिस पर डिस्काउंट इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। क्या इस पे क्वेश्चन में लिखवाऊँ एक, बस और क्या है। देखिए ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों। क्यों सर, क्योंकि आपके सिलेबस में कंपनीज का असेसमेंट नहीं है बच्चों। कंपनी का असेसमेंट नहीं है, इसका मतलब जीरो कूपन बॉन्ड कौन इशू करते हैं, कंपनीज इशू करती हैं, और कंपनी का असेसमेंट है नहीं, पर सिलेबस में सेक्शन जरूर दे रखा है। इसका मतलब ये
हमारा जो इंस्टीट्यूट है सिर्फ आपको एमसीक्यू में ही पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो फिर भी। एबीसी लिमिटेड इशू जीरो कूपन बॉन्ड, इशू 10,000 जीरो कूपन बॉन्ड on 1st August 2021 for, चलो इशू प्राइस है इसका ₹85 पर बॉन्ड। रिडम्पशन प्राइस है ₹100 पर बॉन्ड। लाइफ ऑफ बॉन्ड 18 month। कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड allowed as deduction for previous year 21-22। बता दो बच्चों कितना आएगा, बताओ। सबसे पहले बताओ टोटल डिस्काउंट कितना आपका, बताइए बच्चों। ये मैंने उल्टा लिख दिया वैसे ना, रिडम्पशन प्राइस माइनस ये लिखना चाहिए था। चलो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1,50,000 आ गया। पीरियड कितना लोगे आप, 8 मंथ लोगे। इन प्रीवियस ईयर में 1,50,000 डिवाइडेड बाय 18 मंथ मल्टीप्लाई 8 मंथ, बताओ ना। 66,667। इसको प्लीज जहां नोट्स मैंने बनाए वहीं पे कहीं टांग लेना बेटा, इसको स्टिक नोट लिख के स्टिक नोट वगैरह से चिपका लेना उसको। इतना ही है बस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहां से भी आप अपनी स्टडी करोगे, जो भी चीज़ उठा के जिसको बार बार पढ़ना स्टार्ट करोगे, वहां पर आपके पास सब चीज़ें होनी चाहिए। चाहे बुक को आप बेस बना लीजिए, चाहे मेरे नोट्स को बेस बना लीजिए, हर चीज़ उसमें लिखा होना चाहिए आपके पास। जब पढ़ रहे हो तो आपके सामने रहना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम के अंदर कोई भी प्रोविजन घुमा के आएगा तो आपको वो नोट्स अपने आप दिखने स्टार्ट होंगे कि कैसे लिखा हुआ था वहाँ पर। ठीक है बच्चों, हटा दूँ इसको। हो गया भाई। Contribution to provident fund and other fund, contribution to employee recognized provident fund, approved superannuation fund, approved gratuity fund are allowed subject to following condition. The gratuity fund should be settled upon a trust. The amount contribute should be periodical payment and not for ad hoc payment at the start to fund.
and the gratuity fund should be for exclusive benefit of employee. देखिए सेक्शन 36(1)(5)(a) है बच्चों, ये वाला 5 नहीं लिखा मैंने इसमें। सर ये बीच बीच में गायब क्यों है? जरूरी है बेटा, गायब इसलिए जरूरी है क्योंकि खाली नोट से थोड़ी पढ़ के आप, नोट्स तो मेरे हर जगह है बच्चों, मेरे नोट्स हर जगह पहुंचे हुए हैं, सही बता रहा हूँ बेटा। मेरे अब ये तो चलो स्टार्टिंग है, देखे आपने हर जगह नोट्स पहुंचे हुए मेरे, तो सारी बातें उनको बता देंगे, फिर फायदा क्या हमारे बच्चे का? समझ रहे मेरी बात? कुछ चीज़ें तो अपने पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो ये पॉइंट मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ। अरे सर आप तो ये तो गड़बड़ करोगे सर, ऐसे तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा सर। ऐसे एक नोट लिखो, अरे कुछ नहीं, वो डिलीट हो गए थे मुझसे यार, वो क्या इसको इसको मैं सेट कर रहा था ना, वो गायब हो गया बीच में, सही में डिलीट हो गए थे बेटा मुझसे। एक दो मतलब ये दोनों साथ में है ना, तो ये पूरा पेज बीच में गायब हो गया विद एग्जाम्पल वाला, ये रीजन है बस, ऐसे कोई नहीं है बेटा। वो नाम तो गलती से लिखा गया। नहीं ये पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूँ बेटा, पहले समझा रहा हूँ, प्लीज बातें मत करो। याद करो मैंने आपको सैलरी के अंदर इस तरह से डिब्बे बनाते थे अपन, ये आरपीएफ का डिब्बा था, इसमें दो लोग कंट्रीब्यूट करते थे, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। तो मैंने बोला था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो करेगा वो किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को, पर एम्प्लॉयर के लिए तो एक्सपेंडिचर है ये, तो ये एक्सपेंडिचर इसको अलाउ होगा अंडर सेक्शन 36 में, ठीक है बच्चों। और यहां पर अंडर सेक्शन 43B अप्लाई रहेगी, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी क्या है, अगर एक एम्प्लॉयर ने किसी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या फिर सुपरएनुशन फंड या फिर कोई ग्रेजुएटी फंड के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट किया है, अपना कंट्रीब्यूशन, तो उनको एज ए एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा, बशर्ते 43B अप्लाई रहेगी। बस इतना ही सेक्शन है, इतना से सेक्शन है बच्चों। तो नोट्स में कहीं पर आपके पास स्पेस है क्या? इस पेज के नीचे यहां साइड में यहाँ लिख लो। लिख लो बस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इनटू आरपीएफ, एसपीएफ, ग्रेजुएटी फंड, अप्रूव्ड फंड अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1) 43B अप्लाई रहेगी इस पे भी। मतलब एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के किसी अप्रूव्ड फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया है, तो एम्प्लॉयर को वो एक्सपेंडिचर अलाउ रहेगा। इस पर क्या लगेगा? 43B अप्लाई होगी। मतलब जब तक एम्प्लॉयर सच में एक्चुअल में कंट्रीब्यूट न कर दे उस फंड के अंदर, तब तक क्या होगा? अब ये 43B किस पे लग रही है बच्चों? एम्प्लॉयर पे लग रही है। तो यहां पर जो ड्यू डेट है आरओआई की, वो किसकी देखनी है? एम्प्लॉयर की देखनी है बच्चों।
फंड बेटा फंड। बेटा जीएफ का मतलब ग्रेजुएटी है यहाँ पर। यहाँ पर जीएफ का मतलब ग्रेजुएटी फंड बना के चलो बेटा। जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी थोड़ी है, वो मैंने एज्यूम करवाया था आपको। आप ये मान के चलो 31 अक्टूबर उसकी ड्यू डेट है, कम भी हो सकती है, हाँ कुछ भी हो सकती है। आएगा बेटा आएगा, वो भी आएगा। अरे प्लीज बातें मत करो। आप सब क्लास में से करते हो, मेरे साथ करते हो खाली? हो गया भाई, लिख लिया आपने? देखिए एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा फंड के अंदर, कौन से फंड के अंदर, चाहे वो आरपीएफ हो, एसपीएफ हो, या फिर ग्रेजुएटी फंड हो आपका, या कोई भी अप्रूव्ड फंड हो। यहां पर यूआरपीएफ नहीं है बच्चों, याद रखना, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं है यहां पर। तो अगर उसके अंदर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो वो आपको एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, बशर्ते आपको एक्चुअल में पे करना पड़ेगा। और कब तक पे करना है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले। बात समझ में आई आपको? अब रिटर्न फाइलिंग किसकी देखनी है आपको? एम्प्लॉयर की रिटर्न फाइलिंग देखनी है यहाँ पर, इतना ही है बस। 43 भी अप्लाई रहेगा तो एम्प्लॉयर की रिटर्न फाइलिंग देखनी है यहाँ पर, ना कि एम्प्लॉय की देखनी है। कब तक फंड में डालना है पैसा? एम्प्लॉयर की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले डालना है, ठीक है? हाँ जी। रिटर्न ऑफ इनकम, नहीं यूआरपी पे अप्लाई। अरे यार क्या रे यार, ये क्या बच्चे हैं रे यार ये। अरे बाहर चले जाओ रे, बात करनी है तो यार, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को भी और दूसरों को भी? क्या क्या कर रहे हो ऐसे? कौन सी बातें होती है ऐसे? किससे पूछ रहे हो? पड़ोस में मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगा आपको आंसर। हो गया, हटा दूं इसको मैं। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, वो सबसे बेहतरीन सेक्शन है पूरे इनकम टैक्स का। और यकीन मानो मैं आपको ये आपके दिमाग में बैठा के छोड़ूंगा, पर आप मुझे 10 मिनट दीजिए लाइफ के अपने, और देखो मैं आपको सेक्शन आपके दिमाग में डालता हूं। अगला सेक्शन प्लीज प्लीज, जबरदस्त सेक्शन है बच्चों। सेक्शन क्या है मैंने आपको बताया, देखिए एक फंड होता है आपका, अपन मान लेते हैं आरपीएफ है, ठीक है? इस फंड में दो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन कौन? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर वाला जो फंड होगा इस पर 43 भी अप्लाई हो रही है, और एम्प्लॉयर को वो एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। जैसे मान लो फंड के अंदर 50,000 रुपये डिपॉजिट हो रहे पूरे साल के, तो 50 किसने डाले होंगे? टोटल कितना आ गया इसमें? 1 लाख आ गया। तो ये 50,000 एम्प्लॉयर को एज एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा बच्चों, बशर्ते 43 भी लगेगी। मतलब एम्प्लॉयर को एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा? ये फंड में पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है यहां तक? ओके सर। अब बात करते हैं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। सोचिए एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉयर को क्या लेना देना? मेरा कंट्रीब्यूशन मैं एक फंड में डाल रहा हूं, इसका कोई लिंकेज है क्या एम्प्लॉयर के साथ में? प्रैक्टिकली सोचो मेरे साथ साथ, एक फंड बन रहा है जिसमें आप भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हो और मैं भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं वो मेरा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो आपको मिलने वाला है, इसलिए मुझे एज एक्सपेंडिचर अलाउ कर दिया कि पे कर दो भाई, मिल जाएगा। पर जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो इसका मेरे साथ क्या लिंक है? सोचिए बेटा, इसका मेरे से क्या लिंक है? लिंक है। गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, हालांकि दिखने को ये दिख रहा है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, और ये है भी, पर एम्प्लॉयर करता क्या है? जब आपको मैं सैलरी दूंगा, मैं कहूंगा सर ये लो आपकी सैलरी इस साल की कितने की? 7 लाख रुपए की सैलरी।
आप कहोगे सर 7 लाख की कैसे, 750 होनी चाहिए। मैंने कहा भाई आपका 50,000 मैंने कहां डाल दिया है, आरपीएफ में। इसका मतलब ये फंड का पैसा इनडायरेक्टली आपने तो फंड में डाला है, बट एक्चुअल में किसने डाला है, मैंने, क्योंकि मैंने आपकी सैलरी से काट लिया था। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये अब मुझे बताओ बेटा ज्यादा खतरनाक कौन सा है, ये वाला या ये वाला? ये जो एम्प्लॉयर का फंड है बेटा, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा हूं, पर एम्प्लॉय का जो फंड का पैसा है ये तो आपकी मेहनत थी, आपका पैसा था, ये मैंने काट के अपने पास रख लिया। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, देखो पवन जी ये जो आप वाला पैसा है ये तो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक डाल देना, हम आपको अलाउ कर देंगे, पर जैसे ही आपने काट के रखा है किसका, एम्प्लॉय का पैसा, जैसे ही काट के रखा है ये आपकी इनकम बना देंगे। मैंने कहा क्यों सर, पूरी बात तो सुनो। जैसे आपने एम्प्लॉय का पैसा काटा, ये क्या बन गया, आपकी इनकम बन गई। अगर आपने इसको फंड में डाल दिया है तो एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे, मतलब इनकम और एक्सपेंस जीरो। पर यदि आपने इसको फंड की ड्यू डेट, सॉरी इसको फंड में नहीं डाला है तो ये आपकी इनकम बनी रहेगी, और आपको इसको अदर सोर्सेज में क्या देना पड़ेगा, इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, ये पैसा कब तक डालना है इस फंड के अंदर, फंड की जो ड्यू डेट है तब तक रखना है। सुनो फिर सुनो, सबसे पहली बात, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ये कब तक जमा करवाना है, जिस भी साल का है ये, आरओआई की ड्यू डेट से पहले पहले जमा करवा दो। 43B मैंने 2-3 बार बता दी बेटा, अच्छी तरह आती है हमें, तब तक जमा हो जाएगी, आपको ये खर्चा अलाउ कर देंगे। पर बट ये जो एम्प्लॉय का पैसा है 50,000 रुपया, जैसे आपने इसको काटा है तो जो फंड की ड्यू डेट है, सर फंड की ड्यू डेट क्या होती है बेटा, पीएफ फंड की भी ड्यू डेट होगी ना, कि कब तक जमा करवाना है। पीएफ फंड की ड्यू डेट बताता हूं आपको मैं, जिस महीने पैसा काटा गया है उसके अगले महीने की 15 तारीख तक आपको क्या करना पड़ता है, फंड में डालना पड़ता है पैसा। अगर आपने अपने एम्प्लॉय का पैसा फंड की ड्यू डेट तक नहीं डाला है तो ये क्या बन जाएगी, आपकी इनकम बन जाएगी, और यदि आपने इसके बाद डाल दिया है तो भी क्या बनी रहेगी, इनकम बनी रहेगी। मतलब गवर्नमेंट साफ कह रही है कि साहब जो एम्प्लॉय का जो पैसा है उसको तेरे पास तूने रख लिया, टाइम पर जमा करवाना, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरी। अगर तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की या लेट की तो भी क्या बनी रहेगी, आपकी इनकम बनी रहेगी। अगर ऐसा नहीं होगा बेटा तो फिर लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय सारा पैसा काट के अपने पास रखेगा, उसको यूज करेगा, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा कि ठीक है दे देंगे 1 साल के बाद में। भाई एम्प्लॉय ने बेचारा ने मेहनत की, उसकी सैलरी में से आपने पैसा काट के रख लिया, और वो सोच रहा है कि मेरा फंड में पैसा जा रहा है, कल को अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो उसकी तो बैंड बजेगी बेचारे की। एम्प्लॉय के लिए पूरी की पूरी कंसर्न है गवर्नमेंट, और क्या बोल रही है, देख भाई एम्प्लॉयर तेरा जो पैसा है तो अपने जेब से डाल रहा है, ठीक है मानते हैं, तो बेनिफिट दे रहा है तेरे एम्प्लॉय को, इसको ड्यू डेट से पहले पहले डालेगा, खर्चा अलाउ कर देंगे हम, बट तेरे एम्प्लॉय का पैसा तो तेरे पास आ गया है, इस पैसे को क्या करना पड़ेगा तुझे, फंड की ड्यू डेट से पहले पहले जमा करवाना पड़ेगा। अगर तूने फंड की ड्यू डेट से पहले पहले जमा करवा दिया है तो तेरी क्या बन जाएगी, एक्सपेंडिचर बांध के अलाउ कर देंगे हम तुझे, मतलब पहले इनकम फिर एक्सपेंडिचर जीरो हो गया। पर यदि तूने लेट जमा करवाया या नहीं जमा करवाया तो ये तेरी क्या बनी रहेगी, इनकम बनी रहेगी, और इस पर क्या लगेगा, तुझे टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आई? पहले हम बुक से पढ़ेंगे इसको। contribution to provident fund and other fund, contribution to employees recognized provident fund, approved superannuation fund, approved gratuity fund allowable subject to the following condition। तो ये कंडीशन पूरी करोगे आप, ठीक है। और अब पढ़िए पॉइंट नंबर 7, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम रेफर्ड इन 80CCD। अरे वो कहां गया, ये रहा पॉइंट नंबर 8 है बेटा, इसको बाद में देखेंगे, अभी अपन इसको बाद में देखेंगे, पहले ही देखेंगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 देखो, अमाउंट रिसीव्ड बाय SSC employer as a contribution from is employed towards their welfare fund to be allowed only if the such amount is credited on or before due date under relevant act। रूल बता रखा है आपको, मतलब सर सेक्शन 36 एंड सेक्शन 57 किसका बेटा, अदर सोर्सेज इनकम का सेक्शन है ये। प्रोवाइडेड दैट द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी sum received by the
taxpayer as a contribution from the employee towards any welfare fund on the such employee will be allowed only if such sum is credited by the taxpayer to the employee account in the relevant fund on before due date. और ड्यू डेट क्या होती है बच्चों इसकी? द डेट बाय विच द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू बी द एम्प्लॉयर to credit the such contribution to the employee account in relevant fund and the provision of any law, the terms, the contract or the otherwise. अगर हम बात करें ईपीएफ की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, द अमाउंट अंडर द कंसिडरेशन रिस्पेक्ट ऑफ द वेजेस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ पर्टिकुलर मंथ शैल बी पेड. कब तक पे करना होता है? 15 days ऑफ द क्लोज ऑफ द एवरी मंथ. जैसे ये भी कौन सा महीना चल रहा है आपका? मार्च का महीना चल रहा है ना, तो मान लो 7/3/2022 को आज की तारीख है बेटा ये, तो आज के डेट पर आपने कंट्रीब्यूशन डिडक्ट किया है कितने का? अपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए का. तो ये कब तक जमा करवाना है आपको? अगले महीने, मतलब अप्रैल के बाद, सॉरी मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल. तो 15 अप्रैल 2022 तक इस प्रोविडेंट फंड में जमा करवाना है. अगर जमा करवा दिया तो क्या करेंगे? आपको एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे. अदरवाइज क्या बन जाएगी? आपकी अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी. बात समझ में आई बेटा? फिर सर ये नोट क्या लिखा हुआ बेटा? नोट ये लिखा हुआ है कि 43B किस पर लगती है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे लगती है. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर 43B नहीं लगेगी. एक कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया था बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का गलत डिसीजन था एक. इन्होंने क्या किया? इन्होंने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों पर क्या लगा दिया? 43B लगा दिया और एम्प्लॉय को एक्सपेंडिचर अलाउ करवा दिया. बाद में सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया कि साहब सुप्रीम कोर्ट जी आपसे गलत हो गया, आप इसको, क्योंकि पहले क्या सर लॉ थोड़ा साइलेंट था और बाद में क्या हुआ बेटा? फिर बाद में पूरी तरह क्लैरिटी दी लॉ के अंदर और सेक्शंस के नंबर मेंशन किए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस डिसीजन को क्रैश किया कि गलत हो गया ये. ठीक है, इस नोट को पढ़ने से पहले आप चलेंगे कहाँ पर? नोट्स के अंदर. नोट्स निकालो बेटा. हाँ जी, हाँ अरे आप चीज़ों को कनेक्ट ही नहीं कर रहे. देखो ये हमारा फंड है जिसको हम आरपीएफ बोल रहे हैं. इसमें एक तो कंट्रीब्यूशन किसका है? एम्प्लॉय का है और एक कंट्रीब्यूशन किसका है? एम्प्लॉयर का है. मान लेते हैं सर ये 50,000 कंट्रीब्यूशन है, कितना है? ये भी 50 का है. सुना ध्यान से पूरी बात. ये कंट्रीब्यूशन कौन से पीरियड का है बेटा? 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच का कंट्रीब्यूशन है. ये कब तक जमा करवाना है आपको? 31 अक्टूबर 2022 तक जमा करवाना है, क्योंकि ये होती है आपकी ड्यू डेट. नॉर्मल ड्यू डेट ये होती है बेटा सबकी. कोई ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा. कंपनी है भाई, पीएफ कट रहा है तो कंपनी है और कंपनी को क्या करवाना पड़ता है? ऑडिट करवानी होती है. और जिनको ऑडिट करवानी है उनको ड्यू डेट क्या होंगे? उनकी 31 अक्टूबर हो जाएगी. तो बेटा ये किसकी बात कर रहे हैं हम? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. अब बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की. तो ये पीरियड तो अभी भी यही रहेगा ना. कौन सा पीरियड है? जो 1/4/2021 और 31 मार्च 2022. आप कह रहे हैं सर मान लो अक्टूबर का होगा तो क्या होगा? तो ये तो बेटा अगले साल में चला जाएगा. ये तो अगले साल में चला जाएगा. तो आपको इस पीरियड में रहना है. तो कब तक जमा करवाना? जिस भी महीने का कंट्रीब्यूशन है उसके अगले महीने की 15 तारीख तक करवाना है. अगर आपने कर दिया तो ठीक है, एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे. अदरवाइज क्या करेंगे? ठीक है बच्चों. अगर गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया उसने अपनी ड्यू डेट तक, तो अलाउ नहीं हो खर्चा. एम्प्लॉय वाले को तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एम्प्लॉय का है भाई, वो तो आपने दिया है. देखो ना बच्चों, मैं आपको कोई पेमेंट देता हूं और कहता हूं जाओ सामने वाले बंदे को दे आओ. अगर आप वो पेमेंट अपने जेब में डालोगे तो ये ज़्यादा खतरनाक है. आप अपनी मर्जी से सामने वाले को दे के आ रहे हो, ये कम खतरनाक है. अरे भाई मेरा पैसा था, आपने जेब में डाल के कैसे बैठ गए आप? इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर क्या हो रही है? थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रही है. ठीक है, हाँ बोलो बोलो.
तो बेटा पहले इनकम बना रहे हैं ना इसको, जिस दिन कॉन्ट्रीब्यूशन आपने डिडक्ट कर लिया उसी दिन क्या बन गई, इनकम बन गई, और आपने जमा करवा दिया, एक्सपेंस अलाउ कर देंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस जीरो। तो ये तो बोल रहा हूँ बेटा, पहले जैसे आपने काटा वैसे क्या बन गया आपकी, इनकम बन गई, फिर जैसे आप जमा करवा दो क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा बराबर। नहीं जमा कराओगे तो एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो इनकम बनी रहेगी। ठीक है, अरे बोलो, आओ नोट्स में आओ। और कितना प्रैक्टिकल, देखो कितना बड़ा डायग्राम बनाया है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड, पीएफ, आरपीएफ, एसपीएफ। ये देखो एम्प्लॉय है, इसने कंट्रीब्यूशन किसको दिया होगा, सेंड टू एम्प्लॉयर। मतलब ये सेंड टू तो नहीं होना चाहिए, हालांकि जब सैलरी उसमें से काट के रखा हुआ उसने, तो इसका मतलब ये किसने किसको दे दिया है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दे दिया है कि भाई साहब मेरा जमा करवा देना। ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर ने काट के किसको दिया, बाकी बचा हुआ पैसा एम्प्लॉय को दिया है। ठीक है बच्चों, अब दो काम होंगे, इफ एम्प्लॉयर नॉट डिपॉजिट लेट डिपॉजिट ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अप टू ड्यू डेट ऑफ रेलिवेंट फंड। कौन सा फंड हो सकता है, एसपीएफ, आरपीएफ, जीएफ मतलब ग्रेजुएटी फंड, और तो इनकम ऑफ एम्प्लॉयर अंडर आईएफएस क्या रहेगी बेटा, सेक्शन 57(1)(a) के अंदर टैक्सेबल किसके हाथ में होगी, एम्प्लॉयर के हाथ में। यदि एम्प्लॉय ने डिपॉजिट करवा दिया है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अप टू द ड्यू डेट ऑफ सच फंड, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, इनकम और माइनस एक्सपेंडिचर, बात बराबर। बताओ ना, अब आइए क्वेश्चन पे। कंट्रीब्यूशन इनटू आरपीएफ, ड्यू डेट ऑफ आरपीएफ 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। थोड़ा ध्यान से करना बेटा, ये 21 लिखना है इसके आगे, सब के आगे। सब के आगे 21 लिख देना। डेट क्या है बेटा कंट्रीब्यूशन की, 15 जुलाई 2021। कंट्रीब्यूशन किसका है, एम्प्लॉयर का है। अमाउंट कितना है, 10,000। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट तो 15/7/2022, तो इस पर 43 भी लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अलाउड हो जाएगा एक्सपेंडिचर। कौन सी ईयर में, किसी को डाउट है इसके अंदर, बढ़े आगे, अगला करके दिखाओ। पंद्रह जुलाई 2021 है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, कब तक जमा करवाना, इस महीने के एंड पे आ जाओ, 31 जुलाई 2021, इसकी 15 तारीख, मतलब 15 अगस्त 2021 तक जमा करवाना था। आपने कब जमा करवाया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट अलाउड एक्सपेंडिचर, और ये क्या बना रहेगा, इनकम। आईएफएस की इनकम है अंडर सेक्शन 57(1)(a। सेक्शन छोड़ो, चलो सीधा देख लो, आपको कर दो पूरा, सारे क्वेश्चन कर दो लास्ट पर तक। क्या करोगे इसको आप, नो ट्रीटमेंट, अलाउ हो गया ना बेटा, पहले इनकम बना दी, माइनस कर दो, बात खत्म, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा अब इसका, मतलब खर्चा अलाउ हो जाएगा बेटा आपको, पहले इनकम बन गई तब खर्चा अलाउ हो गया आपको, तो ट्रीटमेंट कुछ बचा ही नहीं। और इफेक्ट तो नील हो गया ना, वैसे भी पहले जोड़ा फिर बाद में घटा दिया। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चों, कब दिया आपने इसको, तो कब अलाउ होगा ये, 22-23 क्यों यार, 23-24 नहीं आएगा क्या, 23 लिखा है भाई यहाँ पर, कौन सा प्रीवियस ईयर है, 23-24, 43B क्या बोलता है, अगर या तो ड्यू डेट तक दे दो, लेट दोगे तो क्या होगा, जब दोगे तब अलाउ होगा, बोलिए, ये तो सेम ही है।
बढ़े आगे अब। लक्षित अब ठीक आ रही है क्या वॉइस? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लीज। वही बेटा सेम ही है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन to the account of the employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD। एनपीएस याद है बच्चों आपको? नेशनल पेंशन स्कीम। आपको पता है अभी अशोक गहलोत साहब ने ओपीएस वापस रिवाइव कर दिया है, एनपीएस हटा दिया है। अगर आपके परिवार में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई और जो राजस्थान गवर्नमेंट का है तो उनसे पूछना वो कितने खुश हो रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम थे बेटा ये। आपके परिवार में आप हो सकता है कोई जान पहचान में हो सकता है बिल्कुल रियल ही हो आपके अंदर, वो खुश हो रहे हैं कि ओल्ड प्रोविजन स्कीम लग गई है, बहुत बढ़िया हो गया। अब आप उसे बताना, पापा चाचा ताऊ जी फूफा जी जो भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हम इसको देख पाते हैं बच्चों। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, थोड़ा सा आप नॉलेज होना चाहिए बच्चों, मार्केट के अंदर आप परिवार में हो आप। पहले स्कीम में क्या था बेटा, तो 2004 से पहले के जो एम्प्लॉयज थे राजस्थान गवर्नमेंट के, वो अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे फंड के अंदर और राजस्थान गवर्नमेंट भी क्या करेगी, फंड में पैसे डालेगी। और जब रिटायरमेंट लेंगे तो उस समय जो भी उनका बेसिक पे होगा और जो इनका डीए होगा उसका 50% के बराबर उनको पेंशन मिलता रहेगा। जो भी लास्ट रिटायरमेंट उन्होंने लिया है तो बेसिक पे प्लस डीए का कुछ परसेंटेज उतना उनको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा लाइफ टाइम तक जब तक वो जीवित है। ठीक है, ये थी ओल्ड पेंशन स्कीम। एनपीएस में क्या था, एनपीएस में 10% अपनी सैलरी का कौन डाल रहा था, एम्प्लॉय, और 10% कौन डाल रहा था, एम्प्लॉयर। ये पूरा पैसा किसको मिलेगा बाद में रिटायरमेंट के ऊपर, एम्प्लॉय को मिलेगा। समझ आ रहा आपको ये? अभी मैं आपको एनपीएस आगे पढ़ाऊंगा बच्चों, पूरा डिटेल के अंदर लो एनपीएस का। इसमें 60% पैसा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ऑन एन एवरेज किसी भी इंप्लॉय की सैलरी मान लेते हैं अपन 1 लाख रुपए महीने के, जो सरकारी कर्मचारी है। हो सकता है अभी उसकी सैलरी कम है, धीरे धीरे बढ़ेगी, 30 साल तक जॉब करेगा वो तो आगे जाके सैलरी बढ़ भी जाएगी। मान रहे हो मेरी बात? तो अपन 1 लाख मान लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10%, तो किसने डाला है, एम्प्लॉयर ने, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10% तो किसने डाला है, एम्प्लॉय ने। तो इसका मतलब 20% के बराबर ये पैसा चला गया, मल्टीप्लाई 12, बताओ कितना एक साल में कंट्रीब्यूशन जा चुका है, 2 लाख। अगर वो 30 साल काम करेगा तो क्या होगा बताओ, 72 लाख हो गया। अब लगाओ बेटा आपका एन्युटी फैक्टर, इस पैसे को इन्वेस्ट भी तो किया जाएगा, पैसे जनरेट होगा और लगभग 2.5 गुना हो जाएगा ये 30 साल के अंदर। अरे बोलो ना, 2.5 टाइम, बताओ कितना पैसा इकट्ठा हो गया फंड के अंदर, लगभग 2 करोड़ रुपए आ गया बेटा। अब इस 2 करोड़ के अंदर जब रिटायरमेंट लेंगे आपके पास 2 करोड़ रुपए बैलेंस होगा, इसमें से कुछ हिस्सा आप निकाल लेंगे और कुछ हिस्से की क्या मिलेगी, आपको पेंशन मिलती रहेगी। अब बच्चों एक बात बताओ, 2 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्ट भी करोगे तो भी आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला था जितना किसको मिलने वाला है, एक ओपीएस वाले को मिलने वाला है। गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ा इससे, सिर्फ एम्प्लॉय को खुश किया इन्होंने। और देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, 2004 से लेकर 2022 तक जितना भी पैसा इस फंड में गया था, किसका, गवर्नमेंट का पैसा। आपका तो गया वो गया ही, आपका पैसा तो किस में ट्रांसफर कर दिया होगा, ओल्ड स्कीम में ट्रांसफर कर दिया, पर गवर्नमेंट का जो फंड था गवर्नमेंट ने पूरा वापस ले लिया।
उसको यूज करेगी गवर्नमेंट अब, क्योंकि रिटायरमेंट अभी थोड़ी ले रहा है वो। तो गवर्नमेंट को तो बेनिफिट हुआ इस स्कीम से, और ये बात गहलोत जी को बाद में समझाई है। मैं आपको बताता हूं बेटा, अभी एक काम करते हैं, पहले पॉइंट नंबर 7 समझाते हैं। मैं भी कल, हमारे परिवार में कोई है, वो गवर्नमेंट टीचर हैं वो, तो मैं उनसे मिलने गया कल संडे को। तो बैठ के वैसे रिटर्न उटर्न का था उनका, कोई एक नोटिस आया हुआ था, उसका रिप्लाई बना रहे थे, कोई परिवार में उनके नोटिस आया था। तो उन्होंने बोला कि देखो हमारे तो गहलोत जी ने इस बार बढ़िया कर दिया पवन जी। मैंने क्या कर दिया? क्या एनपीएस हटा के ओपीएस ले आए आप? मैं कहा बैठ, तुझे समझाता हूँ। उसने कहा कि ये तो एक ही बात थी। मैं कहा एक ही बात है? अरे बेटा, मैं देखो समय अपना खराब हो जाएगा क्लास के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हम फाइनेंस के मतलब हम देख पा रहे हैं ना इसको। अरे भाई ये पैसा अब ओपीएस में क्या हो रहा था, जो बेसिक सैलरी उसका 50% तो मिलेगा, ये तो ओपीएस थी बस, ये मिलेगा। और एनपीएस में क्या हो रहा है, आप दोनों लोग कंट्रीब्यूट करो, वो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, एक साथ 2-2.5 करोड़ रुपए मिलेगा आपको। उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर लो, चाहे वो पूरा मिल रहा है आपको, उसको इन्वेस्ट कर दो, उतना ब्याज वैसे ही मिल जाएगा आपको। एक साथ ही मिल जाएगा उसमें, तो एक ही तो बात है। ज्यादा फायदा इसमें है एकदम एनपीएस में, क्योंकि एक साथ पूरा पैसा निकाल पाओगे। अरे जरूरी थोड़ी है 60 साल के बाद आप जरूर 30 साल और जियोगे। कुछ लोग तो क्या होते हैं बेटा, 60 साल के 12 महीने पूरे नहीं कर पाते, और पहले फिर कर लो ओपीएस, फिर क्या होगा उस ओपीएस का? और यहां पे तो फायदा था, पूरा का पूरा पैसा मिल गया आपके हाथ में भाई। 2 करोड़ में से आपने 1.5 करोड़ तो निकाल के रख लिया अपने पास, परिवार में काम आ गया, बाकी का पेंशन मिलता रहेगा आपको। जरूरी थोड़ी है बेटा कोई हर आदमी 80 साल 90 साल ही जिएगा। जिस हिसाब से हमारी जनरेशन है, जिस हिसाब से हम अपना लाइफ स्टाइल है अपना, हमें तो लगता नहीं 60 भी हम टच कर पाएंगे। क्या टच तो बस टच ही होगा बस, कि टच हो गया बस, अब गए। अब आगे बढ़ते हैं, एनपीएस की बात करते हैं। नहीं, उसके नॉमिनी को मिलेगी बस। सेक्शन 36 सब सेक्शन 1, मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पर मैं आपको ये साबित भी कर दूंगा कि गवर्नमेंट नौकरी की जरूरत भी नहीं है आपको बेटा। सोचना मत गवर्नमेंट नौकरी के बारे में, उससे बड़े इन्वेस्ट कर पाओगे आप। ये थोड़ी देर में बात बताऊंगा बेटा आपको, मतलब ये थोड़े से क्लासेज हो जाए, फिर आप कहोगे हाँ सर सही बात है, क्यों गवर्नमेंट के पीछे भागना है हमें। ये मत सोचिए गवर्नमेंट नौकरी सब कुछ है, जिस पास गवर्नमेंट नौकरी है वो बल्ले रहे, कोई बल्ले बल्ले नहीं है भाई। उसका बेनिफिट बताऊंगा आपको, और हमारा बेनिफिट बताऊंगा कितना है। समझ में आ रहा है? पहले ही देखते हैं। टू प्रोवाइड दैट द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन to the account of the employee under the pension scheme referred to in section 80 CCD, प्लीज बातें मत करो, would be allowed as a deduction while computing of business income। अरे प्लीज, जहां पर किसका कंट्रीब्यूशन बात हो रही है बेटा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो अगर एक एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है, तो सेक्शन 36 क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द amount of employee under the pension scheme referred in section 80 CCD would be allowed reduction while computing of business income। तो ये जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, वो उसे अलाउ हो जाएगा एज ए डिडक्शंस। हाउएवर द डिडक्शन विल रिस्ट्रिक्टेड टू कितना है? 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द प्रीवियस ईयर। पर 10% की सैलरी के बराबर क्या मिलेगा? डिडक्शन उसको मिलेगा। किसको? एम्प्लॉयर को। द सैलरी फॉर द दिस पर्पज, इसमें डी आएगा बच्चों, द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट बट एक्सक्लूड ऑल द अदर अलाउंसेज एंड पैकेजेस। मतलब सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा? अंडर टर्म्स। बात समझ में आई? क्या कहना चाहते हैं बच्चों? देखो अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखो। ये एक एनपीएस है, इस एनपीएस में पैसा किसने दिया? एम्प्लॉय ने भी दिया है, और पैसा किसके है? एम्प्लॉयर का भी है। सर एनपीएस तो गवर्नमेंट के नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है। एनपीएस किसी का भी हो सकता है, प्राइवेट का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, और आप जिनके पास एम्प्लॉयर नहीं है उनका भी हो सकता है एनपीएस। मेरा भी एनपीएस है बेटा, मैं भी पैसा कंट्रीब्यूट करता हूँ एनपीएस के अंदर। मुझे पता है मेरी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं जो मुझे बुढ़ापे के बाद में पेंशन देगी, पर एनपीएस में पैसे डाल रहा हूँ मैं, ताकि मुझे क्या मिले? बुढ़ापे के बाद पेंशन मिले। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वैसे मुझे पेंशन मिलेगी, जैसे रिटायरमेंट लूंगा मैं अपनी लाइफ से,
मतलब अपनी जॉब से, सॉरी। अब एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है ये पैसा, ये किसको मिलेगा बेनिफिट? एम्प्लॉय को मिलेगा। अब याद करो सैलरी हेड में हम क्या पढ़ते थे कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है बेटा पहले आप ऐड कर दोगे पूरा का पूरा किसके अंदर? एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर। भूल गए बेटा आप सैलरी को, सब भूल गए आप। पूरा पैसा यहां ऐड होगा, बाद में क्या मिलेगा? एम्प्लॉय को ATCCD1 और 1B मिलेगा, और एम्प्लॉय वाले पर क्या मिलेगा? ATCCD2 मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, ये सेक्शंस अभी आपको याद नहीं होंगे, जब मैं डिडक्शन कराऊंगा तो वो याद भी आएंगे, पर फिलहाल सुनो। अब जो एम्प्लॉयर को बता रही है गवर्नमेंट की, देखो जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है, मान लेते हैं एम्प्लॉय की सैलरी है 10 लाख रुपए की, तो जो कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने कितना किया? 1,20,000 का। तो कितना अलाउ करेंगे एम्प्लॉयर को? कितना अलाउ करेंगे बेटा? 10 लाख सैलरी का 10% कितना हो गया? 1 लाख अलाउ कर देंगे, और बाकी जो 20,000 खर्चा बुक किया है किसने? एम्प्लॉयर ने। तो ये खर्चा यहां तो अलाउ रखे रहेगा, पर ये क्या बना देंगे फिर? एम्प्लॉयर की इनकम बना देंगे सेक्शन 48(9) के अंदर, जो भी एक्सेस होगा। फिर सुनिए सुनिए प्लीज, चीजें थोड़ी सी टिपिकल है पर समझ में आएगा आपको। देखो ये एनपीएस है बच्चों, एनपीएस के अंदर एक एम्प्लॉयर ने क्या किया है? कंट्रीब्यूट किया है कितना? 1,20,000 का, और अब एम्प्लॉय ने भी किया कंट्रीब्यूट, और जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी है बच्चों कितने की? 10 लाख रुपए की। तो बताओ एम्प्लॉयर को कितना एक्सपेंस अलाउ करेंगे? कि जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 10% बेसिक प्लस डीए का। तो बताओ बच्चों कितना अलाउ हो जाएगा? 1 लाख अलाउ हो जाएगा। तो बाकी जो 20,000 है वो क्या करोगे? डिसअलाउड, मतलब क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। किसकी इनकम बनेगी? एम्प्लॉयर की। और ये इनकम अंडर सेक्शन 40A(9) में रहेगी बच्चों। मतलब इसे बोलते हैं डिस अलाउंस। कहाँ होगा ये? 40A(9) में। आगे जाके देखेंगे हम। बात समझ में आई? और इतना सही है, जो एम्प्लॉय की जो सैलरी है ना एनपीएस के अंदर, उसका कितना परसेंट? 10% अलाउ होगा, बाकी बचा हुआ 40A(9) में डिसअलाउ हो जाएगा। तो छोड़ रहे 40A(9), बाकी बचा हुआ डिसअलाउड हो जाएगा। हाँ जी, इनकम बेटा डिसअलाउड का मतलब इनकम ही तो होता है ना। एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? अब आपके इनकम में जाके जोड़ देंगे उसको, और जोड़ेंगे इसका मतलब क्या हो गया? वो आपकी इनकम बन गई। हाँ जी, हाँ नहीं देखो, एम्प्लॉयर ने क्या किया होगा, ये एम्प्लॉयर का पेंडल अकाउंट है। इसमें क्या किया इसने? इसने किया कि मैंने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है किसके अंदर? एनपीएस के अंदर है, और 1,20,000 यहाँ पर क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब क्या बोल रही है गवर्नमेंट? कितना अलाउ कर देंगे हम? 1 लाख, बाकी बचा हुआ 20,000 क्या कर देंगे हम? डिस अलाउड कर देंगे। किसके अंदर? सेक्शन 40A(9) में डिसअलाउड कर देंगे। और जब डिसअलाउड होगा तो यहाँ पर तो अलाउ रहेगा ये, पर ये इसको क्या कर देंगे बेटा? आपकी इनकम बना देंगे इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो बात है बेटा, ज़्यादा मत उलझिए, सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको फिर से। एक लाइन के अंदर 10% तक अलाउ रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? डिस अलाउड। बस एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए बच्चों। एक्स लिमिटेड ने कंट्रीब्यूट किया है 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर्ड ATCCD। डीए कितना बेटा? 40% बेसिक सैलरी का है, और वो फॉर्म ऑफ क्या होगा? एम्प्लॉय का, सॉरी अंडर टर्म्स वाला है। कंप्यूट करना कितना डिडक्शन है आपका? बेसिक सैलरी एम्प्लॉय कितनी बेटा? 10 लाख रुपीज की है। वो तो 10 लाख का कितना कंट्रीब्यूट किया गया है? 20%। कितना हो गया? 2 लाख। अब 2 लाख में अलाउ कितना होगा? अरे 1 लाख थोड़ी है, 10 लाख तो बेसिक है और 4 लाख डीए है, तो 14 लाख का कितना? 10% कितना हो गया? 1,40 तो क्या होगा आपको? अलाउड होगा, और 60,000 क्या हो जाएगा? बस। तो 1,40 तो क्या होगा? अलाउ होगा, और 60,000 क्या हो जाएगा? बोलो।
एक मिनट फिर से बोलो बेटा। ये एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, हाँ वो फ्रंट की ड्यू डेट वाला, ये लो अप्लाई नहीं बेटा। देखो एनपीएस क्या होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। एनपीएस क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। इसमें कोई 15 दिन 16 दिन नहीं होता। जब डालोगे तब पैसा अकाउंट में जाएगा एम्प्लॉय के पास। इसमें एम्प्लॉय को खुद को अवेयर रहना पड़ेगा इसके अंदर। नहीं समझ में आया? वो पैसा क्या आता है, देखो एक फंड है आरपीएफ जो किसके पास बना हुआ है, एम्प्लॉयर के पास बना हुआ है, जिसका पूरा कंट्रोल कौन करके बैठा है, एम्प्लॉयर करके बैठा है। ये फंड तो कहां बनता है, एटीसीसी डी में बन रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इसका फंड। तो ये पूरा पैसा कहां जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आप कभी भी अपना अकाउंट खोल के चेक कर सकते हो एज ए एम्प्लॉय कि मेरा कितना पैसा जमा हुआ पड़ा है, कभी भी देख सकते हो बेटा आप। जैसे अपना बैंक अकाउंट होता ना वैसे दिखता है आपको ये, इसलिए इसमें वो रूल नहीं लगेगा 15 दिन वाला। ठीक है, हाँ कौन सा बेटा, हाँ निकलता नहीं, लिखा है बेटा भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। बेसिक पे का डाला है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब आओ बैड डेब्ट्स पे। इसको मैंने मॉड्यूल में नहीं लिखा इसके अंदर एनपीएस वाला। क्यों सर? क्योंकि हम आगे जाके जब एनपीएस का पूरा लो समझाऊंगा ना, वहां पर मैंने इसको समझा रखा है। आओ बच्चों, इसके बाद में एक एक्सपेंडिचर और आपका, एक्सपेंस अलाउड फॉर एनिमल यूज इन बिजनेस। ये बैड डेब्ट से पहले मैंने यूज कर लिया इसको, आप इसके बाद मिलेगा आपको ये वाला, ये वाला देखो, कहाँ गया, है ही नहीं, एनिमल वाला था भाई, कहाँ गया? हटा दिया बेटा, हटा दिया। चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं, हटा दे तो क्या है। इधर देखो एक बार, एक्सटर्नल नोट बता रहा हूँ आपको मैं कि डेप्शन किस किस पे नहीं मिलता, एनिमल पे नहीं मिलता, ह्यूमन बॉडी पे नहीं मिलता, लैंड पे नहीं मिलता, और गुडविल पे भी नहीं मिलता। देखो यहाँ पर गुडविल भी नहीं मिलता। इन पर आपको डेप्शन अलाउ नहीं होगा बच्चों। किस पर? एनिमल पर। बट इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। डिडक्शन कैसे मिलेगी कि जो भी कॉस्ट ऑफ एनिमल होगा उसमें से स्क्रैप वैल्यू उसकी माइनस कर देना आप। और डिडक्शन कब मिलेगी आपको? जिस साल ये जो आपका एनिमल है वो क्या हो गया, बिकम परमानेंटली यूजलेस हो गया। समझ लो बच्चों, जैसे एक पर्सन ने अपने बिजनेस के लिए एक एनिमल परचेज किया, जैसे मान लो बफेलो परचेज की है। हंस क्यों रहे हो बेटा? तो बफेलो आपने देखी नहीं, या फिर बफेलो कभी चलो हमारे खेत में दिखाएं गाय और भैंसें कितनी है। ठीक है, तो वो जो बफेलो परचेज किया बेटा 2 लाख रुपए की, हाँ 2-2 लाख की आती है भाई, ऐसे मत सोचना ये 5-5 हज़ार में मिलती है, क्या बात कर रहे हो, बहुत महंगी आती है। भैंस बहुत महंगी है, दिखने में तो अलग लगती है वो। खोल लो बेटा, बढ़िया इनकम है, क्यों, क्या दिक्कत है? स्क्रैप वैल्यू का मतलब जब बेटा जो जो डेड हो जाता है आपका, वो बिकता भी है बाद में। उसका जो स्किन्स होती है, जो आप ये जूते पहनते हो, ये जो चमड़े के जो बेल्ट लगाते हो, ये उस स्किन में काम आता है। लड़कियां जो लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं बेटा, उसमें वो डलता है बस स्किन का, वो बिल्कुल चमक आती है उससे बेटा, शाइनिंग के लिए है। मिस्टर पी ने परचेज किया एक एनिमल फॉर द बिजनेस। कितने परचेज किया बेटा? 50,000 में, 1/7/2017 को। और ये एनिमल आपका परमानेंट यूजलेस कब हो गया? 1/12/2021 को। या तो वो दूध देने बंद कर देगी या वो मर जाएगी। और फिर इसको बेचा, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी उसकी? तो बच्चों डिडक्शन कितना अलाउ हो जाएगा? इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये 45,000 जो होगा आपका वो अलाउ हो जाएगा एज ए डिडक्शन। हाँ पूरा अलाउ हो जाएगा जिस साल यूजलेस होगा। ठीक है, अब आइए बैड डेब्ट्स। दो कमाल की बात बताऊं बैड डेब्ट्स के अंदर,
बैड डेट्स हमारे अगर बुक में दिखाऊं मैं आपको तो यहाँ से स्टार्ट होता, देखो ये पूरा चलेगा, फिर ये पूरी कहानी लिखी हुई है और ये पूरा का पूरा डायग्राम, फिर डिडक्शंस लिखा हुआ है और यहाँ तक है। बट अरे प्लीज, पर ये पूरी कहानी, ये सारी कहानी बेटा किस पे डिपेंड कर रही है? ICDS पे, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स है बच्चों, जो फाइनल में पढ़ोगे आप। इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा फाइनल यहाँ चिपका दिया। और बाद में इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि देखिए बच्चों, आप चाहो तो इसको कहाँ पढ़ लेना, मतलब ये पूरी कहानी जो है ना, ये काम की नहीं है आपकी, ये सब ICDS में लिखी गई कहानी है। जब ICDS आप पढ़ोगे, फाइनल में आओगे आप, तो वहां पर ये पूरा समझ में आएगा क्या कहानी है। और बैड डेट्स की कहानी मैं बताता हूं आपको मेरे तरीके से, सुनिए इधर। देखिए बैड डेट्स होता क्या है। एक मिस्टर P हैं जिसकी दुकान पर आप आए सामान लेने के लिए। मान लो मैं AC बेचता हूं, आप मेरी दुकान पे आए और मैंने आपको एक AC सेल कर दिया। ये बढ़िया AC था बच्चों, 60,000 वाला। आपने कहा सर एक AC चाहिए, मैं कहा बिल्कुल 60,000 रुपये का। आपने कहा सर दे दो, मैं कहा पैसा? आपने कहा दे देंगे सर, कल परसों में पापा आप दे जाएंगे। अपना स्टूडेंट था, मैं कहा ठीक है अभी ले जा। अभी AC चला गया और ये मिस्टर X जो आप मेरे स्टूडेंट है उसको मैंने बेच दिया। सुना बेटा पूरी कहानी ध्यान से, तो बताओ बेटा मैं क्या करूंगा? एंट्री तो पास करूंगा ना। बताओ क्या एंट्री पास करूंगा कि मिस्टर X अकाउंट डेबिट टू सेल, ये सेल तो होगी ना मेरी, ये लो 60,000। आइए इस एंट्री का इंपैक्ट डालते हैं हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की हम बात करें तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, उसमें मेरी सेल कितने से बढ़ जाएगी? 60,000 से बढ़ जाएगी। अगर मेरी सेल 60,000 से बढ़ रही है तो मेरा GP भी क्या होगा? 60,000 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर P&L अकाउंट की हम बात करें तो P&L अकाउंट में मेरा बाय GP कितना आ जाएगा बेटा? 60,000 से बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। और मेरा जो नेट प्रॉफिट वो भी क्या हो जाएगा? 60,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है। और इधर बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में आप मेरे डेटर्स बन जाओगे कितने के? 60,000 के। और इधर नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितने का? 60,000 का। ये प्लस है बेटा सब कुछ। और आपकी जो भी बैलेंस शीट का टोटल होगा वो कितने से बढ़ा हुआ दिख जाएगा आपको? 60,000। मतलब इस तरह से पूरी एंट्री चलेगी पूरे अकाउंट्स के अंदर। बात समझ में आई आपको? ये एंट्री मैंने पास कर दी और ये मेरे अकाउंट सारे मैच कर रहे हैं। फिर मैंने आपको फ़ोन किया, जैसे आपने बोला 3 दिन के बाद में पैसा ले जाना। 3 दिन बाद मैंने फ़ोन किया, अरे आपने फ़ोन उठाया, आपने कहा हेलो। मैंने कहा भाई 60,000 रुपये देने हैं। आपने कहा दे देंगे, क्या जल्दी हो रही है? फ़ोन काटो। मैंने कहा फ़ोन काटो? हाँ फ़ोन काटो, काम कर रहा हूँ कुछ। मैं कहा जब AC मांगने आया था तब तो पूरी जानकारी बता रहा था, सर मैं उस बैच में था, देखो याद करो सर आपने मुझे डांटा भी था एक बार। मैं तो सबको डांटता रहता हूँ कि देखो सर मैं अपना। मैं कहा चल ठीक है ले जा भाई। फिर भाई मैं कहा ठीक है कोई काम कर रहा होगा। फिर मैंने अपने आप को समझा लिया, मैं कोई बिजी होगा बेचारा, चलो कोई बात नहीं। 5-6 दिन के बाद में मैंने फिर फ़ोन किया। उसने फिर बोला, अरे सर समझ में नहीं आता क्या आपको? फ़ोन काटो। मैं गया उसके घर पे, मेरा फ़ोन काटो? कितने घर तेरा? उन्हें आना मैं पहुंच गया घर पे। टिंग टोंग आपने गेट खोला। मैंने कहा 60,000 रुपये का जो पेमेंट था IC का, पेमेंट दीजिए। आपने कहा सर अभी नहीं है पेमेंट, अगले महीने ले लेना। मैंने कहा ऐसे कैसे अग्रीमेंट ले लेना? आपने ऐसे बंदूक निकाल के सामने टेबल पे रखी। आपने कहा सर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, अगले महीने। मैं क्या बात कर दी आपने? अगले महीने? बिल्कुल अगले महीने आएंगे हम। अब मैं बाहर जाके अपने मैं मन को समझा रहा हूं कि पैसा तो गया। मुझे बताओ बेटा, आपने मुझे मना किया क्या? मना नहीं किया आपने, पर ये पैसा मुझे लगता अब नहीं आएगा। तो सेम टू सेम गवर्नमेंट भी यही बोलती है कि अगर किसी SSC को ऐसा लगता है कोई उसका डेट बैड हो गया है तो वो क्या कर सकता है? अपने P&L अकाउंट में उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब आपको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। क्यों नहीं है?
क्योंकि आपने उसे पहले इनकम की तरफ बुक कर तो दिया। अरे बोलिए ना, ये देखो इनकम दिखा दिया आपने, तो अब क्या करना चाहते हो आप? अब इसको एक्सपेंडिचर की तरफ बुक करना चाहते हो तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, गवर्नमेंट मना नहीं कर रही बेटा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों बताओ, मैं यहां पर क्या लिखूंगा? बैड डेब्ट्स। कितना हो गया? ये खत्म हो गया। और ये बैड डेब्ट्स कहां से रेक्टिफाई करूंगा? क्योंकि एंट्री क्या बन रही है मेरी अब? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, कितना? 60,000। समझ में आया बच्चों आपको? डेटर मेरा खत्म हो गया, और इधर जैसे ही जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया, बैलेंस शीट फिर मैच कर गई। तो गवर्नमेंट कह रही है हम बैड डेब्ट्स आपको अलाउ कर देंगे, बशर्ते ये बैड डेब्ट्स क्या होने चाहिए आपके? पहले इनकम की तरह रिकॉर्ड हुए होने चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो? एज एक्सपेंडिचर इसको डाल सकते हो, बट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अलाउ नहीं है। आपने अपने अकाउंट्स में पीडीडी पढ़ा है बेटा खूब, उसका एडजस्टमेंट खूब पढ़ा है। पूरे इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन अलाउ नहीं है, सब कुछ एक्चुअल बेस पे चलता है। सिर्फ प्रोविजन अलाउ सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनीज को है। सिर्फ वो एसएलआर सीएलआर के प्रोविजन डाल सकते हैं, वो भी सिर्फ बैंकिंग कंपनियां, उन पर भी एक लिमिटेशन लगा रही है गवर्नमेंट ने, 5%, 7.5% वगैरह। बट इनके अलावा कोई भी एसएससी है, कोई भी प्रोविजन अलाउ नहीं है, चाहे वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स का प्रोविजन हो, चाहे फलाना नाम का प्रोविजन हो, ढिमकाना प्रोविजन हो, कैसा भी प्रोविजन हो, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अलाउ नहीं होगा। एक्चुअल अलाउ होगा, पर कब अलाउ होगा? अगर आपने उसे क्या कर रखा है? इनकम की तरह रिकॉर्ड कर चुके हैं आप, और बाद में क्या कर रहे हो आप? उसे एक्सपेंडिचर की तरह अपने राइट ऑफ कर रहे हो बुक्स के अंदर, तो अलाउ कर दिया जाएगा। बोलिए बच्चों, देखो नोट्स में आओ पहले। बैड डेब्ट्स, अगर एक्चुअल बैड डेब्ट्स है बच्चों, प्रोविजन तो वैसे भी अलाउ नहीं है बेटा, आपको लिख दे साफ साफ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नॉट अलाउड। पर एक्चुअल बैड डेब्ट्स अगर आपका रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब से रिलेटेड तो अलाउ होगा, पर ये लोन से होगा तो क्या अलाउ नहीं होगा। अगर लोन का कोई बैड डेब्ट्स हो रहा है, मतलब मैंने किसी को लोन दे दिया और वो पैसा डूब गया है, तो क्या लोन मेरी इनकम बनी थी क्या? मैंने आपको लोन दिया है और वो पैसा आप खा के भाग गए, तो क्या मेरी इनकम बनाई क्या मैंने? नहीं सर, अभी मैंने दिखाया बेटा पेंडल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, तो अभी अलाउ नहीं होगा मुझे। नो नीड टू प्रूव दैट द डेट हैव बिकम बैड। आपको ये प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है कि आपका जो डेट है वो क्या हो चुका है? बैड हो गया है। बैड डेट शुड बी राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ एसएससी, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और बैड डेट्स हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर और अर्लियर प्रीवियस ईयर, मतलब डेट को इनकम की तरह क्या करना पड़ेगा? आपको बुक करना पड़ेगा, तभी वो बैड डेट्स क्या करेंगे? आपको अलाउ करेंगे। एक काम करो, नीचे मैंने स्पेस लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको बेटा? इस स्पेस पे एग्जाम्पल लिखो एक। क्या? पे कर दिया, अब खर्चा अलाउ हो जाएगा आपको। लो बेटा, आप प्रीवियस ईयर 2021 में आपने 60,000 की इनकम मान ली थी, तो आपने 60,000 पे टैक्स पे कर दिया था। अब प्रीवियस ईयर 21-22 में आप इसका एक्सपेंडिचर मान रहे हो उसको, तो आपका क्या होगा? टैक्स उतना ही बच जाएगा, नेट इफेक्ट बराबर हो गया। बोलो, अरे बोलो ना, कोई डाउट किसी को बेटा इसमें? इतना ही जितना बताया मैंने। लिखो एक छोटा सा एग्जांपल। तो बताओ एंट्री क्या होगी इसकी? एंट्री पास करो बच्चों, बताओ क्या होगा? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्या बन चुका है? डेटर्स अकाउंट है बेटा आपका। टू क्या होगा बताइए? सेल्स अकाउंट्स हो गया आपका, कितना आ गया ये? 60,000। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनकम रिकॉर्ड या इनकम बुक्ड। अब आप सेकेंड एंट्री ये जरूर पास करोगे, कौन सी बताइए? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट।
टू मिस्टर एक्स अकाउंट कितना 60,000। ठीक है, आपने क्या कर दिया, बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर दिया। तो अब ये जो बैड डेब्ट्स है बच्चों, ये क्या होगा, अलाउड एज एक्सपेंस। बताओ, लिख लिया? हो गया भाई? अब सुनना बेटा एक बार ध्यान से प्लीज, एक बार बातें बंद कीजिए अपनी। ये जो एंट्री मैंने की है, ये जो एंट्री मैंने की थी, ये फर्स्ट वाली एंट्री, बताओ 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 कैसे? ठीक है, कर ली। हाँ ले लो, तो क्या इनकम तो बुक किए ना आपने? क्या कर रहे हो तुम यार? लो, ये पहले साल आपने क्या किया, आपने सेल बढ़ा दी 600 करोड़ से, लो इससे ज़्यादा तो क्या करें अब। ठीक है, तो आपने अब क्या बोला कि सर 600 करोड़ पे हम टैक्स पे कर देते हैं, चलो टैक्स पे कर दिया। अब अगले साल हम क्या करेंगे, इसको बैडर्स बना देंगे। पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है, करो, मना ही नहीं कर रही, कह रही बनाओ ना, क्या दिक्कत है? पर क्या करना पड़ेगा आपको, एंट्री पास करनी है, कौन से वाली, कौन सी एंट्री पास करनी है बेटा? बैडर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अरे ऑडिट की बात ही नहीं कर रहा बेटा, अब मैं और कोई बात ही नहीं कर रहा। देखो आप क्या बेवकूफ़ी वाली बात करो मेरे साथ। आप कहोगे ये एंट्री पास कर देंगे सर, 600 करोड़ की एंट्री पास कर दी हमने, या उसी साल एंट्री पास कर दी ताकि हम खर्चा ना बुक कर सके, ये बोल रहे हो ना बेटा? तो हमारे खर्चा बुक कर दिया, इधर इनकम बनाई, इधर खर्चा बुक कर दिया, जीरो टैक्स है। ऐसा करोगे आप? जैसे ही आपके जिस पर्सन को पैसा देना है उसको पता चलेगा कि आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया है, बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया है, वो पैसा देगा आपको। फिर प्रूफ कर दोगे आप? क्या बात कर रहे हो यार आप, ऐसा करने वाले हो आप? अब सुनो ध्यान से, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मुझे लगा कि ये पैसा नहीं आएगा, और मैंने एंट्री क्या पास, प्लीज, मैंने एंट्री क्या पास कर दी? एंट्री क्या थी हमारी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। हो सकता है मैंने उसी साल रिकॉर्ड कर दिया इस एंट्री को, हो सकता है किसी अर्लियर प्रीवियस ईयर में, सॉरी बाद वाले प्रीवियस ईयर में मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब जैसे मैंने एंट्री पास की, असेसिंग ऑफिसर के पास ये एंट्री गई, एओ ने देखा कि अच्छा आपने बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड किया। मैंने कहा सर, उसको बंदूक दिखा रहा था मेरे को, मुझे लगता नहीं पैसा आएगा। एओ कहता देखो पवन जी, वैसे तो आपने रिकॉर्ड किया, मैं इस पर डाउट तो कर नहीं सकता, मैं डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि जरूरी नहीं वो बिकम एक्चुअल में बैड हो आपका, क्योंकि आपने इसको इनकम में रिकॉर्ड कर रखा है। पर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि उससे कम से कम 20% तो रिकवर कर ही सकते हो आप। मैं का मतलब सर, मतलब मेरा ये मानना है कि पूरा 60 आपका बैड नहीं हुआ है, इसमें से आपका 50 ही क्या हुआ है, बैड हुआ है। ठीक है ना, 50 ही बैड हुआ है, ये मेरा मानना है। तो मैं आपके 10,000 क्या करने वाला हूं, डिस अलाउड करने वाला हूं। मैंने कहा सर ये तो गलत है, नहीं आएगा पैसा। उसने कहा भाई हमें पता है, अब बताओ एयू से बहस करूंगा क्या मैं? नहीं,
बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, ठीक है भाई, जैसा आपको सही ले कर दो। और 10,000 रुपये उसने क्या कर दिया मेरा, डिसअलाउड कर दिया। इसका मायने समझो बेटा, पहले क्या हुआ था, इनकम रिकॉर्ड हुई, फिर क्या किया मैंने, इनकम रिकॉर्ड हुई है, और फिर मैंने क्या कर दिया, वापस जीरो कर दिया। फिर एओ क्या बोल रहा है कि 10,000 अलाउ नहीं करूंगा, मतलब वापस इनकम बन गई, तो इसका मतलब इस 10 पे मैंने टैक्स पे करूंगा मैं। अब मैंने टैक्स पे कर दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ठीक है भाई साहब टैक्स पे हो गया। अब अचानक एक दिन वही स्टूडेंट मुझे मिल गया, रास्ते में जा रहा था, बंदूक नहीं थी उसके पास। थे यार तुम बहुत बंदूकें दिखाता है तुम। उसने कहा सर रहने दो, मैं रहने देनी, तू चल दुकान में चल मेरी, पूरा पैसा लूंगा तुझसे। अब मैंने उससे रिकवरी किया बेटा, रिकवरी हुआ सिर्फ 20,000 रुपए का। बताओ कितना टैक्स होना चाहिए, क्योंकि 10 पे तो पहले टैक्स पे कर चुका हूं, तो अब कितने पे टैक्स पे करूंगा। अगर रिकवरी पूरा 60 हो गया तो बताओ कितना टैक्सेबल होगा, 50,000। रिकवरी केवल 10,000 को तो क्या होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं, क्योंकि जिस पर मैं पहले टैक्स पे कर चुका हूं, जितना एओ ने डिसअलाउड कर दिया, अगर उतना वापस रिकवर होगा तो क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। उससे जितना भी ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बात समझ में आ रही है बच्चों। इसके नीचे मैंने एग्जांपल लगाया है, देखो, बैड डेट्स रिकवरी। आराम से इस पूरे कहानी को यहां तक पढ़िए। बैड डेट्स recovery is a taxable under PGUP to the extent allowability of AO. बैड डेट्स कितना था आपका, 90/20 का 1 लाख रुपए का है, और एओ ने अलाउ कितना किया था, इसका मतलब मैंने 20,000 पे टैक्स पे कर दिया होगा, और अब रिकवरी कितनी हो रही है बच्चों, 50,000 की, तो 20,000 पे तो टैक्स लगेगा नहीं, कितने पे लगेगा। अगर रिकवरी हुई कितने की, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नोट, क्योंकि पहले क्या हो चुका है, मैं सब पे टैक्स पे कर चुका हूं। अगर रिकवरी पूरी 1 लाख की हो गई तो 80,000 तो टैक्सेबल हो जाएगा, और 20,000 क्या होगा, नो टैक्सेबल। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर मान लो 1,20,000 की रिकवरी हो गई, इस केस में सामान बेचा था 1 लाख का, रिकवरी ले ली 1,20,000 की, अब क्या होगा, ये जो 20,000 है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा बेटा, ठीक है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मैं इंटरेस्ट ले लूंगा उससे, भाई तूने लेट पेमेंट का इंटरेस्ट दे दे मुझे, तो एक कौन सी इनकम बन जाएगी आपकी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आइए बच्चों बात समझ में। तो आज मैंने जितने भी आपको प्रोविजन पढ़ाए प्लीज इसको रिवाइज करके आना घर पे, कल इसको हम क्विक रिवीजन करेंगे। और आपके जो डाउट क्लास है वो कौन सी थी, पीजीओपी की क्वेश्चंस दिए थे मैंने करने के लिए, तो वो हम कल करेंगे बेटा, कोई बात नहीं। नो टैक्सेबल, मान लो इस क्वेश्चन के अंदर, अरे प्लीज रिकवरी हुई सिर्फ 2,000 रुपए की, तो नो टैक्सेबल। 10,000 तक नो टैक्सेबल है, सॉरी 20,000 तक, उसके बाद टैक्सेबल हो जाएगा। बाय बच्चों। बिल्कुल बेटा, 10,000 से ऊपर जो होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले खर्चा बुक कर लिया उसका। बाय बच्चों। अगर रिकवरी सिर्फ 10,000 की हो, टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना अभी। हाँ जी, दोनों होते हैं बच्चे।